ये जो गरीब लोग हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास है, अनएजुकेटेड लोग हैं, वही फ्रीबीज के लिए वोट्स देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अमेरिका में भी अभी आप देखो तो उनके एजुकेशन लोन्स और वो सब, मतलब अमेरिका जैसे कंट्री में भी ये सब हो रहा है। 15 साल पहले अगर किसी को पूछा जाए कि मेरा फॉरेन मिनिस्टर कौन है, नहीं पता था यार लोगों को। कल्ट अभी इट हैज बिकम अ कल्ट। क्लास में स्टूडेंट्स इजराइल पैलेस्टीन के बारे में मीम्स दिखाते हैं। देखो कई कई मीम्स ना बहुत बार डैंक मीम्स भी होते हैं। बॉर्डर के उस पार बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, मतलब तिब्बत तक हाई स्पीड रेलवे जाती है यार चाइना की। पिछले कुछ दिनों से हमें देश के अंदर जो पॉलिटिकल नैरेटिव वाले टॉपिक्स है उनके अंदर शिफ्ट नजर आ रहा है। हम अब पहले से ज्यादा वेलफेयरिज्म, जियोपॉलिटिक्स, इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। साथ साथ देश में अर्बन रूरल डिवाइड और जो कोलैप्सिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है देश के शहरों का और उसके बाहर भी, वो भी आज चर्चा का विषय बनते जा रहा है। और इसीलिए आज डॉक्टर संदेश सामंत, जो कई सालों से लीडिंग मराठी एंड इंग्लिश पब्लिकेशंस के लिए ऐसे ही विषयों पर लिखते जा रहे हैं, वो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संदेश मुंबई के वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस मिठीबाई में एज अ प्रोफेसर भी एक रोल निभाते हैं। एट द सेम टाइम ही हैज अ डॉक्टरेट इन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। आज मैं और डॉक्टर संदेश ना सिर्फ ये चर्चा करेंगे कि देश के अंदर फ्रीबीज का इफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे किस तरीके से होगा, लेकिन हम अर्बन फ्रीबीज के बारे में भी बात करेंगे और इंटरनेशनल अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्रीज में कैसे फ्रीबीज का चलन चल रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ हमारा जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो हम पीछे छूट चुके हैं चाइना से, उस विषय पर भी बात होगी और कई ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स आज चर्चा में हम ले आएंगे। तो ये कॉन्वर्जेशन ईयरफोन्स लगाकर पूरा आराम से सुनना और आपका फीडबैक कमेंट्स में जरूर देना। और ये पॉडकास्ट अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना नहीं भूलना। तो शुरू करते हैं। तो संदेश जी वेलकम, कैसा लग रहा है आकर? थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। हम एक दो बार मिले मिल पहले, चुके। पर अभी मतलब ये अपॉर्चुनिटी है तो मैं बोला आना ही पड़ेगा। द रीज़न, मतलब जब मैं डिसाइड कर रहा था ना किन को बुलाना है, कैसे हमें कन्वर्सेशंस रखने हैं, सो आई फाउंड आउट कि ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए ना हु कैन बेसिकली डाइसेक्ट द सिचुएशंस दैट आर हैपनिंग इन द सोसाइटी, उनकी उसमें एक्सपर्टीज हो। एंड योर प्रोफाइल सीम्ड वेरी मैचिंग उस चीज़ से, तो यार इसलिए मैंने एक्सपर्टीज डिसाइड किया। वगैरह तो नहीं है, पर ठीक है, थोड़े बहुत देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, कुछ चीज़ों का ट्रैक रखता हूँ, तो ठीक है, मतलब उतना ही है। मैं एक्सपर्ट तो खुद को नहीं कहूँगा, वो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द मेन टॉपिक्स। यस। मेरे को ना सबसे एक कहे तो मेरा कंसर्न है, या कही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है द सिचुएशन राइट नाउ व्हेन इट कम्स टू द सोसाइटी एंड द पॉलिटिक्स दैट्स हैपनिंग इन इंडियन सोसाइटी। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र का जो न्यू इंटरिम बजट आया था, राइट। उसमें हमें कई ऐसी पॉलिसीज देखने मिली जो शायद नेशनल लेवल पॉलिटिक्स के अंदर अभी और ज़्यादा देखने को मिलेगी। व्हाट आई मीन टू से इज कि बहुत ज़्यादा वेलफेयरिज्म, में फ्रीबीज वर्ड नहीं यूज़ करना चाहूँगा यहाँ पे स्पेसिफिकली, बिकॉज वेलफेयरिज्म कैन बी वेरी बेनिफिशियल एट टाइम्स। लेकिन आर कंटेंट इज मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, और हम जानते हैं कि कभी कभी बजटिंग जो है वो या फाइनेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंफ्रा का। राइट। अकॉर्डिंग टू यू, जो ये पॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है इंडिया में एंड प्रोबेबली विल बिकम स्ट्रॉन्गर इन द कमिंग डेज, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे अफेक्ट करेगी लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में? अगर आप दोनों एक्सप्लेन कर सके तो प्लीज। ओके। आकाश, मतलब पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर जो बात कर रहे हैं, और आज की तारीख में हम जब ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लोकसभा के रिजल्ट आने के बाद एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है। और महाराष्ट्र में मतलब जो कुछ हुआ वो थोड़ा बहुत तो एंटिसिपेटेड था, वो एक्सपेक्टेड था कि यही लाइन पे रिजल्ट महाराष्ट्र में तो एटलीस्ट आने यस। वाले। देश का हम बाद में सोचेंगे। मुझे लगता है कि अभी बस एक महीना हुआ है और नरेंद्र मोदी सरकार में अभी दो जो पार्टियां है, जो सबसे मजबूत पार्टी है, एक तो मतलब चंद्राबाबू नायडू की पार्टी और दूसरी मतलब नीतीश कुमार की पार्टी। उनमें से अगर देखा जाए तो चंद्राबाबू नायडू जो है वो हम डेवलपमेंट मैन के नाम से उन जाना जाता है। मतलब जो कोई हैदराबाद में आईटी रेवोल्यूशन आया या फिर वो सब हुआ, वो उनके टाइम में ही हुआ, ऐसे कहा जाता है। मुझे लगता है हम
ये जो चिंता का विषय यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा। यस, द पॉइंट इज एब्सोल्युटली वैलिड कि क्या होगा, क्योंकि 10 सालों के बाद फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं है। दो पार्टियां हैं जिनके सपोर्ट पे ये गवर्नमेंट चल रही है। पर मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो उतनी सी हैम्पर नहीं होगी, क्योंकि ये जो दोनों पार्टियां हैं, ये दोनों पार्टियों की नीति अगर देखी जाए, मतलब नीतीश कुमार के बारे में तो ठीक है, अभी हम उतनी बात नहीं करेंगे, पर चंद्रा बाबू नायडू के बारे में अगर कहेंगे तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट पे उसका असर, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे उसका इतना असर होगा ऐसे मुझे पर्सनली तो नहीं लगता है। मैं दूसरा भी एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ कि हमें ये चिंता क्यों हो रही है, क्योंकि हम दोनों अभी महाराष्ट्र में बैठे हैं। ओके। और महाराष्ट्र में पिछले 2.5 सालों में या फिर कह दो 5 सालों में जो कुछ हुआ है, अभी हमारे आंखों पर एक ऐसे लेंस आई है कि वही लेंस से हम पूरी देश की भी राजनीति देख रहे हैं। करेक्ट। राइट। या और इसकी वजह से हमें वो जो चिंता हो रही है कि भाई यहाँ पे जैसी डेवलपमेंट थोड़ी बहुत हैम्पर हो गई, मतलब पर्सनली कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के पहले 5 सालों में, मतलब 2014 से 19 तक जितने लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इनिशिएट हुए, क्योंकि या फिर बन भी गए हम कह भी सकते हैं, वही पीरियड अगर हम पिछले 2.5 सालों का देखेंगे, मतलब एकनाथ शिंदे जब सीएम रहे हैं, या हमें ऐसे कुछ दिखाई नहीं देता कि भाई ये प्रोजेक्ट है, ये लैंडमार्क प्रोजेक्ट ये सरकार का बन गया। जो कुछ हुआ वो पहले वाले सरकार ने किया है, 2014 से 2019 में इनिशिएट हुआ, और अभी हम बस वो कंप्लीट कर रहे हैं या फिर वो सब हो रहा है। बीच में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब कोविड का समय था, तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट तभी थोड़ा बहुत दे सकते हैं, मेट्रो कंस्ट्रक्शन स्लो हुआ, ये हुआ है। पर महाराष्ट्र में या मुंबई में पिछले 2.5 सालों में भी ऐसा कुछ बड़ा हुआ नहीं है। करेक्ट। राइट। तो अभी इस प्रिज्म से हम देश के बारे में अगर देखते हैं तो हमारे मन में वो टेंशन आना कि भाई देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा, वो बहुत नॉर्मल है। तो मुझे लगता है कि कोएलिशन सरकार आई है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ होगा नहीं, क्योंकि वाजपेयी जी की भी सरकार जो थी वो कोएलिशन सरकार थी, 20 से ज़्यादा पार्टियां वो सरकार का हिस्सा थी, और तभी भी गोल्डन क्वाड्रिलैटरल वगैरह तभी तो शुरू हुआ था। राइट। राइट। या फिर दिल्ली में मेट्रो का निर्माण, या फिर अगर हम वो सब बातें कहें, वो सब वही सरकार के टाइम में शुरू हुई थी। तो मुझे लगता है कि ठीक है कि कोएलिशन गवर्नमेंट है। अभी हम सदमे में हैं बहुत सारे लोग कि भाई ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि एग्जिट पोल्स ने एक बताया था, ओपिनियन पोल्स ने एक बताया था, अभी ऐसा ही हुआ है। और पूरी देश की राजनीति हम महाराष्ट्र के प्रिज्म से ना देखें तो ही मुझे लगता है अच्छा है। बेटर होगा। तो हाँ, रेस्पेक्ट। मतलब यस। बट यहाँ पे मतलब मैंने ये सवाल पूछने के पहले एक यहाँ पे टर्म ऐड किया था वेलफेयर का। राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट की राजनीति अगर हम अभी फोकस में ले तो हम्म। ऑब्वियसली चंद्रबाबू नायडू का तो है कि राइट। हैदराबाद हो गया, उसको राइट। आईटी हब बनाना हो गया, उनका राइट। मेजर इवन हैदराबाद मेट्रो सब कुछ उनके टाइम में उन्होंने किया। लेकिन मेरा मेजर क्वेश्चन के अंदर एक हिस्सा था बजटिंग के बारे में। राइट। रिसेंटली हम देख रहे हैं कुछ आंकड़े, लाइक डबल डिजिट में बजट्स जो है वो उसके एलोकेशंस जा रहे हैं टुवर्ड्स सर्टन स्कीम्स, सर्टन अदर अदर थिंग, मतलब इंफ्रा छोड़ के बाहर राइट। जा रहा है। राइट। राइट। तो अगर गवर्नमेंट को लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने हैं रेलवेज में, रोडवेज राइट। में, तो पैसा कहीं ना कहीं से जनरेट करना राइट। पड़ेगा। फॉर्चुनेटली बहुत सारा बाहर प्राइवेट कैपिटल तो हम उठा ही रहे हैं आज के डेट में, राइट। बट राइट। जो बजट में अनाउंस होने वाला कैपिटल है वो जरूरी है। आपके हिसाब से वो पैसा गवर्नमेंट कहीं से कट करके यहाँ पे डालेगी न्यू पॉलिसीज में, या फिर कहीं से और जनरेशन करेगी? राइट। व्हाट वुड बी योर ओपिनियन ऑन दिस सेक्शन? ओके। आकाश, तुम्हारे ये सवाल पे आने के पहले मैं एक बस थोड़ी बैकग्राउंड बता देता हूँ कि आजकल ना, मतलब हम सोशल मीडिया पे जो लोग हैं सब, एक ऐसे ट्रेंड दिखता है कि यार ये सब फ्री भी है। ओके। या फिर ये सब सरकार ने लोगों को फ्री में दिया है। देखो, वेलफेयरिज्म के भी 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। ओके।
सबसे पहला वाला और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये है कि वेलफेयरिज्म आया क्यों, राइट? क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि कोई लोगों को जो थोड़े पिछड़े हैं या फिर वो इकोनॉमिकली पिछड़े हैं, जो कोई है, उनको थोड़ा बहुत हम थोड़ी बहुत मदद करेंगे, और वो हेल्प करने के बाद लोग ऊपर आ जाएंगे, राइट? सो वेलफेयरिज्म इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट, ओके? मतलब इफ वी सी थियोरेटिकली, ओके, उसका जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है कि ये इन्वेस्टमेंट है, और लोग जब ऊपर उठ जाएंगे तब पूरे स्टेट को ही उसका फायदा होगा, ओके? तो आजकल जो सोशल मीडिया पे ब्लैंकेट लोग स्टेटमेंट कर रहे हैं कि भाई ये सब वेलफेयरिज्म है, ये फ्री है, वो है, yes, in a democratic setup it has become a problem, and not just in India, in multiple countries, कि अभी चुनाव जीतने के लिए बहुत सारी पार्टियां बहुत सारी चीज़ें प्रॉमिस करती है और फिर उनको वो डिलीवर करनी पड़ती है। फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें कि भाई लोगों को हम कर्जे उनके माफ़ कर देंगे, पूरी किसान कम्युनिटी के कर्जे माफ़ कर देंगे। अमेरिका में भी अभी आप देखो तो उनके एजुकेशन लोन्स और वो सब, मतलब अमेरिका जैसे कंट्री में भी ये सब हो रहा है, राइट? तो योर क्वेश्चन इज क्वाइट वैलिड कि हम अगर इतना पैसा यहाँ पे खर्च कर रहे हैं तो पैसा लाएंगे कहाँ से, राइट? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उसका एक जवाब हो सकता है, डिसइन्वेस्टमेंट उसका एक जवाब हो सकता है, या फिर हम परसों का महाराष्ट्र का अगर बजट देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने ये चिंता जताई, मतलब जो लोग की सरकार के जो समर्थक है उन्होंने भी ये चिंता जताई है कि इतना पैसा हम बांट रहे हैं, बाकी चीज़ों के लिए पैसा कहाँ से आने वाला है? तो उसके लिए अभी तो मेरे पास भी इतना अ, मतलब जवाब नहीं है कि भाई यहीं से सरकार पैसे उठाएगी। अभी तो हम इलेक्शन मोड में ही है, महाराष्ट्र के इलेक्शन 4-5 महीने में आ जाएंगे, तो ये बजट तो एक्सपेक्टेड ही था कि सरकार पैसे उड़ाएंगी। और हमने देश भर में ऐसा ट्रेंड देखा है कि जो सारी पार्टियां ऐसे फ्रीबीज प्रॉमिस करती है उनको लोग वोट दे रहे हैं। और हमें ये समझ में ना रहना चाहिए कि भाई ये जो गरीब लोग हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास है, अनएजुकेटेड लोग हैं, वही फ्रीबीज के लिए वोट्स देते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। मतलब मैं सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, आज कई सालों से, मुझे लगता है तकरीबन 11 सालों से, मुंबई लोकल का मिनिमम टिकट 5 रुपये है, राइट? आज की तारीख में 5 रुपये कुछ नहीं है। अगर पिछले 10-12 सालों में देखें तो प्लेटफॉर्म्स नए बन गए, फुट ओवर ब्रिजेस नए बन गए, नई ट्रेन्स आई है, लाइंस बन रही है, वहाँ पे बड़े बड़े फैंस लग रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं आई है, वाईफाई लगा है, बहुत कुछ हुआ है। टिकट की कॉस्ट उतनी ही रही है, राइट? हम ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई ट्रेन्स लेट हो रही है सब जगह पे, राइट? मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार पूरी तरह से सही है, राइट? वंदे भारत छोड़ के बहुत जगह पे हम ध्यान नहीं दे रहे, ये भी बात सच है, हमें माननी पड़ेगी ये बात। पर हमें भी एक समझना चाहिए लोगों को कि भाई थोड़ा बहुत तो पैसा बढ़ेगा ना। तुम्हारी जितनी आमदनी 2013 में थी, राइट। वो कोई भी इंसान रहे, ओके, जो वो कितना भी अमीर रहे, वो कितना भी गरीब रहे, कोई भी रहे, आज उसकी आमदनी भी थोड़ी बहुत बढ़ी है। करेक्ट। तो 5 रुपए का टिकट 10 सालों में कम से कम 7 या 8 रुपए तो होना चाहिए था। एग्जैक्टली। हम अभी भी 5 रुपए दे रहे हैं, राइट? कोई लोग ऐसे कहते हैं कि ये एक प्रकार की अर्बन लोगों के लिए सब्सिडी है, क्योंकि वो लोग बहुत दूर से ट्रैवल करते हैं, तो उनको ट्रैवल करना है, और वो लोग रेवेन्यू में देश के कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट? तो उनको ये सब्सिडी देना ये सरकार का फर्ज बनता है, ओके, और ये लोगों का हक है। तो इसके दो पर्सपेक्टिव्स हैं, और डेमोक्रेटिक सेटअप में ऐसे पर्सपेक्टिव्स पे बातें होती रहती है। मैंने ऐसे भी ट्वीट्स पढ़े कि भाई देखो, लग्जमबर्ग जैसे देशों में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पूरी फ्री है, तो हमारे देश में हम ऐसा क्यों नहीं करते? भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना ये लग्जमबर्ग जैसे देश से नहीं हो सकती, ये भी हमें समझना होगा। पोल और अपोजिट। हाँ, एग्जैक्टली, मतलब उनके सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस भी अलग है, हमारे बहुत ज़्यादा अलग है।
तो हमारे लोगों को ये चीज़ें थोड़ी बहुत समझनी होगी, और जब ये समझेगी तब एक पॉपुलेशन मैच्योर हो जाता है। वो पॉपुलेशन जब मैच्योर हो जाता है तो डेमोक्रेसी भी मैच्योर हो जाती है। सरकार कहाँ से पैसे लाने वाली है, क्या वो डेट लेगी और ज़्यादा, और उससे फंड करेगी, कहाँ तक डेट लेगी, तो ये सब देखना पड़ेगा। क्योंकि मतलब इलेक्शन के पहले आप अगर केंद्र सरकार देखो तो बजट में बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही थी, यस। राइट? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पैसा फ्रीबीज पे नहीं दिया था वो इलेक्शन में, और लोग कह रहे थे कि भाई सरकार के पास इतना आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा है। पर अभी जो झटका लगा है उसके बाद, अभी जो बजट आएगा, मुझे लगता है जुलाई में या अगस्त में बजट आने, जुलाई में बजट आएगा, उसमें सरकार कैसे फंड करेगी। क्योंकि महाराष्ट्र जैसे राज्य के इलेक्शंस है, दूसरा मतलब हरियाणा के भी इलेक्शंस है महाराष्ट्र के साथ, तो वहाँ पे अब सरकार कितनी फ्रीबीज देती है या नहीं देती, या इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसा इंपॉर्टेंस देती है, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। जब आप लास्ट वाला आपका पूरा स्टेटमेंट दे रहे थे, सो आई वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू इंटरप्ट यू एट अ ओके। पॉइंट, क्योंकि मैं समझता हूँ कि स्पेशली जब आपने ऑनलाइन जो एक काइंड ऑफ ओपिनियंस जानते हो उसकी बात की, आई थिंक एक बहुत बड़ा चंक ऑफ ऑडियंस अब ऐसा बन गया है ना, हु डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रू फ्रीबी हम्म। एंड एक्चुअल किसी के लिए वेलफेयर हो रहा है। आपने राइट। जो लोकल ट्रेन का एग्जांपल लिया, दैट इज अ वेरी गुड वे टू पुट इट आउट। राइट। बट अगर आप क्लियरली डिफाइन करने जाएंगे कि हाँ, अगर ये क्राइटेरियाज मीट हो रही, देन इट्स अ फ्रीबी, या फिर ये ट्रू वेलफेयर है, ये असली में किसी लोगों को एलिवेट करने में मदद कर सकता राइट। है। कैन यू लाइक क्लासिफाई एंड डिफाइन बोथ? देखो, जैसे कोविड का समय था जब सरकार ने कहा कि हम फ्री अनाज दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब खो चुके थे, और लोग माइग्रेट कर रहे थे, और सरकार की प्रायोरिटी थी कि लोगों को माइग्रेट नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं अगर महाराष्ट्र के कोई दूर दराज इलाके से आया हूँ या फिर यूपी बिहार के कोई इलाके से आया हूँ, तो सरकार की प्रायोरिटी थी कि मैं मुंबई में ही रहूँ, क्योंकि वो वायरस ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने क्या कहा कि भाई मैं फ्री में अनाज देता हूँ, आप फ्री में अनाज ले लो, और आप यहीं पे रहो, क्योंकि आदमी की भूख जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, लॉकडाउन का समय था जब लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, सरकार 80 करोड़ लोगों को फुकट में राशन दे रही थी, फ्री में खाना दे रही थी। इट वॉज अ वैलिड पॉइंट। ओके, मतलब वो एक्चुअल वेलफेयरिज्म है। ओके। या फिर सभी लोगों को फ्री में पोलियो का डोज देना, ये सरकार की जिम्मेदारी थी तब, यस। राइट? जो गरीब है, अमीर है, डजेंट मैटर, फ्री का पोलियो डोज आखिर में से आखिरी आदमी तक जाके उसके घर में दे देना, ये सरकार की जिम्मेदारी थी। सरकार ने इन्वेस्टमेंट की, ये एक प्रकार की वेलफेयरिज्म है। यस। ओके। पर कोविड खत्म हुआ, आज हम 2024 में है, और जब सरकार कहती है कि आगे वाले इतने सालों के लिए हम फ्री का राशन देने वाले हैं, तुम क्या दे रहे हो उसमें, वो भी मैटर करता है, और क्यों, राइट? 80 करोड़ लोगों को अभी हम फ्री का राशन देने वाले हैं, क्यों दे रहे हैं? अभी लोगों के जॉब्स वापस आ रहे हैं, क्या तुम उनको एनेबल कर रहे हो? फ्री राशन देने से एक देखो, ये ना पॉलिटिक्स के बारे में भी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। मतलब कैसे कि एक बार तुम लोगों को राशन दो, दो बार दो, लोग कहते कि हाँ भाई यार मुझे राशन मिल गया, मैं इस पार्टी को वोट करूंगा, ठीक है। लोगों को जब आदत होती है ना, तब उनको लगता है कि ठीक है ना यार, मुझे मिल ही रहा है, मैं ऐसा क्या गवर्नमेंट खास कर रही है कि मैं उनको अभी वोट दूं, राइट? तो कहाँ तक वो बात करनी है वो सरकार को सोचनी पड़ेगी। कहाँ तक हम मुंबई लोकल का किराया नहीं बढ़ाएंगे, ये भी सरकार को सोचना होगा, क्योंकि डेफिसिट बढ़ता ही जाएगा। हमने आज देखा है कि मुंबई में बीएसटी की हालत क्या हो चुकी है। मतलब एक समय ऐसा था जब लोग बीएसटी के बारे में इतना अच्छा अच्छा कहते थे कि वो ट्रूली बेस्ट थी, राइट? और आज हम बेस्ट के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे लोग बीएसटी की आलोचना ही करते हैं, वो क्रिटिसाइज ही करते हैं। इनफैक्ट मतलब मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा, अर्ली 2000s में जितनी बसेस थी बीएसटी के बारे में, एग्जैक्टली। उससे कम बसेस 2024 में चल रही है। एग्जैक्टली। दैट्स पैथेटिक। और जो बसेस चल रही है उनकी साइज भी छोटी है। या जब तब वो जो बसेस बड़ी थी, बस मैं जब छोटा था मुझे याद है कि बहुत लंबी बसेस रहा करती थी, राइट?
और अभी जो बसेस है वो छोटी वाली बसेस है, वो मार्को पोलो बसेस है, उनके एसी भी ठीक से नहीं चलते यार। मैं हर रोज उसके बारे और में अचानक से जल भी जाते हैं। राइट। तो हाँ। हम जब कहते हैं कि टिकट कम है, पर या भाई उसका डेफिसिट भी बढ़ रहा है ना क्या। राइट। लॉन्ग टर्म में आज हमें 5 रुपए में टिकट मिल रहा है, हम सब खुश हैं। लॉन्ग टर्म में वो जो व्यवस्था है वो टूट पड़ती है, और उसका जो परिणाम होता है वो हम सबको भुगतना पड़ता है। तो आज हम हो रहे हैं, पर कल हम रोने वाले हैं। क्या इसके बारे में कॉमन जनता सोचती है? क्या इसके बारे में कोई राजनीतिक पार्टी भी सोचती है? बट मतलब क्यों नहीं सोचते? बट यार, मतलब हम देखेंगे ना तो हर 6 महीने के बाद यार कहीं पे तो इलेक्शंस है। मतलब अभी शायद यहाँ पे विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे, फिर ये लोग उठेंगे और बीएमसी बीएमसी के और बाकी सब म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। तुरंत। तो मतलब यार हम कंटिन्यूअसली इलेक्शन मोड में हैं। किसके पास टाइम है रैशनली थिंक करने के लिए? अगर रैशनली थिंक करने के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, तुम लोगों को आश्वासित ही करने वाले हो हमेशा के लिए, तो वो वैसे ही चालू रहेगा ना। राइट। बट यहाँ पे डू यू थिंक, जैसे आपने कहा ना कि जब 2-3 बार एक चीज मिल जाती है देने हम्म। वाला, लाइक तो मिल रहा है इस पार्टी को, मैं अभी क्यों वोट करूँ? एक पैरेलल क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि डज फ्रीबीज फॉर्म अ हैबिट? कि मतलब आप अगर कोई चीज किसी कारण से शुरू करते हो, किसी जमाने में उस जमाने की नीड थी, यस। और फिर आपने करते गए और अभी ये कंडीशन बन गई कि अगर वो बंद करते हो तो फिर अचानक से जो है इट विल बी अ मेजर लॉस लोगों को वो पॉलिटिकली। उनका हक लगने लगता है। हाँ, राइट राइट, समझने लगते हैं राइट। लोग। वो मेंटेलिटी कहाँ से आती है? कि ह्यूमन नेचर ही है? वो ह्यूमन नेचर का एस्पेक्ट भी है, पर यार लोगों को लगता है कि सरकार इतने समय के लिए मुझे ये चीज़ दे रही थी, तो अभी वो तो मेरा हक है। राइट। हम लोकतंत्र में रहते हैं, कोई भी लोकतंत्र में यही बातें होती है। मतलब हम अभी देखें तो एक्चुअली यूके में 4 जुलाई को चुनाव है। राइट, परसों चुनाव है। यूके के इलेक्शन में भी यही चीज़ है। ओके, कि हम्म, कितनी सोशल सिक्योरिटी दे देंगे। अगर इतनी सोशल सिक्योरिटी हम तब दे रहे थे तो लोगों को लग रहा है कि अभी ये तो मेरा राइट है। और वहाँ पे तो इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। यस। राइट। तो लोकतंत्र में सभी लोकतंत्र में ऐसे फ्रीबीज प्रॉमिस होती रहती है। पर मुझे लगता है कभी कभी ये बहुत आइडियलिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन या मेरा थॉट है, आप कह सकते हो। मुझे लगता है सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक साथ आना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई ये हमारी मैक्सिमम लेवल है। ये लेवल तक हम सब जो कुछ है वो प्रॉमिस करेंगे, इसके आगे हम कोई नहीं प्रॉमिस करेंगे। अगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज या राजनेता ये लिमिट ही छोड़ रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं पता यार हम कितने सस्टेन कर पाएंगे। क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम बूमिंग इकोनॉमी है, हम ये है वो है, वी आर द नेक्स्ट फ्यूचर। और हम दूसरी ओर ये भी कह रहे हैं कि हमारी कंपटीशन चाइना से है। यही ट्रेंड चलता रहेगा तो किस हद तक हम compete करने वाले हैं मुझे नहीं पता। तो आपने जैसे भी कहा कि इलेक्शंस के अंदर मुद्दे बनते हैं, इवन इन डेवलप देश में ये मुद्दे बनते हैं। राइट। आपने बात की कि चाइना से हम compete कर रहे हैं, बट वी आर अ डेवलपिंग इकोनॉमी। अभी यहाँ पे हमें ज़रूरी है कि पैसा उसमें लगाए जो पैसे को बढ़ाए और इकोनॉमी को एलिवेट करे, लोगों की राइट। लाइफस्टाइल और जो उनकी ज़िंदगियाँ है उसको बेहतर बनाए। बट अनफॉर्चुनेटली वो हमें एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी भी वो डिसीजंस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए नजर आते हैं। राइट। एक डेवलपिंग देश के पर्सपेक्टिव से वेलफेयरिज्म कहाँ बैठता है? कैन यू एक्सप्लेन? ओके। सबसे महत्वपूर्ण बात, मतलब हमें रिसर्च और डेवलपमेंट या फिर इनोवेशन में पैसा खर्च करना है। दूसरी बात मतलब एजुकेशन, प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक वहाँ पे बहुत सारा पैसा खर्च करना होगा। तीसरी बात मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो करना ही होगा। मतलब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं करते तो इंडस्ट्रीज नहीं आएंगे, इंडस्ट्रीज नहीं आएंगे तो जॉब नहीं हो जाएंगे। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं वहाँ पे डेवलपिंग इकोनॉमी को खर्च करना ही पड़ता है। चौथी और महत्वपूर्ण बात है वो मतलब हेल्थ केयर। राइट, हमारे देश में हम हेल्थ केयर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी नहीं रहे। तो इन 3-4 चीज़ों पे प्रायोरिटी से पैसा खर्च करना ही होगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और इनमें से कई चीज़ें जो है वो वेलफेयरिज्म में भी आती है। मतलब
इंग्लिश में जैसे कहावत है ना कि यू डोंट गिव अ फिश टू अ मैन, रादर टीच अ मैन टू फिश सो दैट टुमारो द पर्सन विल बी एबल टू फिश फॉर हिमसेल्फ। राइट? कोई आदमी को आप अगर मछली दे रहे हो तो उसकी आज की भूख मिट जाएगी, पर कल जब तुम नहीं रहोगे और उसे मछली देने वाला कोई दूसरा आदमी नहीं रहेगा तो वो भूखा ही रहेगा। राइट? मतलब आप उसे मछली पकड़ना सिखाइए। क्या हम ये कर रहे हैं, ये हमें सोचना होगा। और ये जिम्मेदारी सिर्फ पॉलिटिशियंस की नहीं है, ये जिम्मेदारी लोगों की है, ये जिम्मेदारी पॉलिटिशियंस की तो है ही, ये जिम्मेदारी सरकार की भी है। और मैं जब लोग कह रहा हूँ तो ये जिम्मेदारी सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिडिल क्लासेस की है, ये जिम्मेदारी अमीर लोगों की है, ये जिम्मेदारी गरीबों की है, ये सभी की जिम्मेदारी है ये सोचना कि वेलफेयरिज्म का ट्रू मीनिंग क्या है, किस हद तक सरकार ने कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटी से लोगों को फ्री में देना चाहिए, कौन सी चीज़ें फ्री में नहीं देनी चाहिए। मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ। उस दिन मैं पुणे जा रहा था और मैं एक्चुअली पुणे बस से नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत वो टाइम लगता है, ट्रैफिक लगता है, मैं नहीं जाता हूँ। पर उस दिन मैं जा रहा था और वो शिवनेरी से जा रहा था और वहाँ पे मैं कंडक्टर के साथ बाद में बात कर रहा था तो वो मुझे वही कह रहा था कि 75+ वालों को एसटी में आजकल फ्री फ्री है। राइट? महिलाओं को हाफ टिकट दिया गया है। उसने कहा कि पहले ही महाराष्ट्र की एसटी की हालत हम देखेंगे वेरी बैड। तो इट इज़ इन अ वेरी बैड शेप। मतलब एक समय था जब एसटी लोग, आज भी है कि गांव गांव में एसटी जाती है। राइट? इट इज़ अ कमेंडेबल नेटवर्क दैट वी हैव बिल्ट राइट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र की। वो जो लाल परी है वो पूरे गांव गांव में, यस, छोटे से छोटे से गांव में जाती है। देश के बहुत कम राज्यों में ऐसा नेटवर्क एसटी का है। इतना अच्छा नेटवर्क हमने बनाया था। आज आप एसटी की हालत देखो, बहुत सारी बसों के जो पत्रे हैं वो फटे होते हैं। यस। राइट? लाल परी लाल डब्बा बन हाँ, गई वो है। डब्बा बन गई है और वो डब्बा भी ठीक नहीं है, वो टूटा फूटा डब्बा है। तो मेंटेनेंस की कमियां हैं। हम एसटी डिपो की हालत देखें तो सभी को पता है। तो किस हद तक हम अपना डेफिसिट और बढ़ाएंगे, जो चीज़ें हमें आज अच्छी लगती है भविष्य में वो चीज़ें हमें बुरी लगने लगेगी और वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होने वाला है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होने के लिए? और अगर वो होगा तो नुकसान किसका होने वाला है? ये लोगों को भी सोचना चाहिए, ये पॉलिटिशियंस को भी सोचना चाहिए। पर ये सब आइडियलिस्टिक सिनारियो है। मतलब कोई भी लोकतंत्र में, पता सबको है बट हाँ, जो लोग पावर में, पता सबको है बट दे डोंट वांट एग्जैक्टली टू कट देयर एग्जैक्टली मतलब पॉलिटिशियंस इतने डम नहीं है कि उनको ये पता नहीं है, उनको पता है, पर उनको ये भी पता है कि यार अगले 5 सालों के बाद मेरी कहाँ गारंटी है कि मैं पावर में आऊंगा या नहीं आऊंगा। पॉलिटिशियंस ओनली जॉब इज टू विन द इलेक्शन। एग्जैक्टली तो वो तो करेगा ही ना एग्जैक्टली 100% जो, और जीतने के लिए अगर फ्रीबीज या वेलफेयरिज्म करना जरूरी क्राइटेरिया है आज के डेट में तो वो उसको करना है। मतलब मैं ये बात कहूँ या ना कहूँ मुझे पता नहीं यार, पर मैं बहुत सारे पाकिस्तानी पॉडकास्ट सुनता हूँ क्योंकि मुझे हाँ। पाकिस्तान की राजनीति में बहुत इंटरेस्ट है। और वहाँ पे ना सभी लोग एक ही मुद्दे पे, एक ही मुद्दा बार बार दोहराते हैं कि पाकिस्तान की आज जो इकोनॉमिक हालात है वो टेररिज्म और वो सब तो बातें है ही, पर पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो कोई सरकार में आया उसने इतनी सारी फ्रीबीज दे दी कि एक समय के बाद दूसरी जो सरकार आती है उनकी अभी हालत ऐसी है कि उनको पहले वाले कर्जे का इंटरेस्ट देने के लिए और कर्जा उठाना पड़ रहा है। साइकिल बन जाता है। वो साइकिल बन गया है, वो विशियस साइकिल बन गया है। राइट? तो वो दुष्ट चक्र हम हिंदी में कहते हैं। तो क्या हमें वो विशियस सर्कल इंडिया में बनाना है जैसे श्रीलंका ने भी किया यार? मतलब दैट वाज कमिंग टू माय एग्जैक्टली माइंड। राइट। मतलब हमारे जो पड़ोसी देश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, नेपाल की भी वही हालत है। क्या हम उनसे सीख रहे हैं? वो छोटे देश है, मुझे पता है, हम बहुत बड़े हैं, हमारे प्रॉब्लम्स अलग है, पर उन्होंने जो किया, उन्होंने जो गलतियां की हमें वो दोहरानी नहीं है। तो हमारी लोगों को ये आँख खोल के देखना चाहिए और मैं पूरी की पूरी जिम्मेदारी
कोई भी राजनीतिक पक्ष पे नहीं डालना चाहता, क्योंकि पॉलिटिशियंस सभी जगह पे उनको इलेक्शन जीतने। करेक्ट। हम किस हद तक जाके उस पॉलिटिकल पार्टीज को वोट करेंगे, ये हमें सोचना होगा। बट डू यू थिंक कि जो एक एवरेज वोटर है, मैं इंडिया या इंडिया के रूरल की भी बात नहीं कर रहा हूँ, इवन इन डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे एक इंसान का होता है ना कि मंकी ब्रेन जो होता है वो राइट सबसे इजीएस्ट टू डाइजेस्ट जो चीज है उसको सबसे इजीली एक्सेप्ट भी करता है। राइट एंड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एवरी वोटर जो है वो इकोनॉमिक स्टडी करेगा या जो है बिल्कुल उसको वो एजुकेशन मिल जाएगी स्कूल बिल्कुल से। बिल्कुल उसको अगर कोई चीज एक अच्छी दिख रही, अरे मुझे ये चीज मिल रही है विदाउट एनी एफर्ट, मुझे ये चीज जो है वो चीप में मिल रही है, सब्सिडाइज मिल रही है, वो चीज उसको इजी डिसीजन बनाने में मदद करती है, इट्स इजी टू डाइजेस्ट। वही उसको अब मैं समझाने जाऊंगा कि यार रोड बनाने के वजह से आगे के जाके क्या फायदा होगा आपके विलेज को, आपके चिल्ड्रन को, या वगैरह वगैरह वगैरह, दैट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्या ये सिचुएशन ह्यूमन नेचर की ऐसी है कि हम चेंज नहीं कर सकते और ओवर टाइम वो रेजिस्टेंस के साथ साथ ही हम बाहर आएंगे उसके, या देयर कैन बी अ सिचुएशन वेयर हमें ये चेंज देखने को मिल सकता है, वेयर द वोटर इज नाउ, एटलीस्ट जो मेजोरिटी ऑफ वोटर्स है, दैट्स नाउ एजुकेटेड ऑन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। ओके। मैं ना, मेरा जवाब इसमें बहुत सारा ब्लैक एंड वाइट नहीं है, मतलब बहुत, मतलब मुझे वो ग्रे एरिया पसंद नहीं है, पर मेरा जवाब यहीं पे ग्रे रहेगा। और ये मैं एक एक्सपीरियंस से कहता हूँ, क्योंकि जब मुंबई में मेट्रो का निर्माण शुरू हुआ तो बहुत सारे लोग ऐसे थे, यार क्यों मेट्रो चाहिए, राइट। राइट। ये आज भी बहुत जगह हाँ, पे है। कि ट्रेन जो है उसको अच्छा और व्यवस्था अच्छा है। बनाओ, उसकी हालात और सुधार दो, ये सब कर दो। और वो लोगों का एटीट्यूड रहा था। अब मेरे इलाके में जैसे बोरीवली में वो जो मेट्रो शुरू हो गई है 7 और 2, टू है। राइट। हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग वेस्ट में जाने के लिए अब रिक्शा नहीं लेते, मेट्रो लेते। या फिर मुझे अगर गोरेगांव जाना है, मुझे अंधेरी जाना है, मैं स्टेशन तक रिक्शा से नहीं जाता, मैं चल के मेट्रो स्टेशन जाता हूँ, एसी में 20 30 40 रुपए का जो कुछ टिकट है मैं लेके निकल जाता हूँ। जो लोग मेट्रो को क्रिटिसाइज कर रहे थे जब काम चालू था, या वो आज उसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, राइट। देखो, मनुष्य स्वभाव ऐसा है कि बहुत बार ये होता है कि उनको ना पता नहीं चलता कि जो कन्वीनियंस आने वाला है वो कितना कन्वीनियंट रहेगा, तो हम क्रिटिसाइज करते हैं। क्योंकि मेट्रो जब बन रही थी तो रास्तों की हालत बहुत बेकार थी, ये सबको मानना पड़ेगा। या फिर जो कुछ उसके नीचे जो रास्तों पे, हाईवे पे जो मिसमैनेजमेंट था, वो हम सभी को मानना पड़ेगा, हेडेक था वो कुछ सालों से। राइट। वेस्टर्न एक्सप्रेस वे की हालत देखो, या फिर लिंक रोड, लिंक रोड की हालत देखो, या अभी भी एलबीएस रोड, या वहाँ पे जो, साटिलिया वगैरह यस, वहाँ बहुत पे जो खराब है। हालत है हम देख सकते हैं। और काम भी बहुत स्लो चल रहा था, राइट। तो लोगों को वो जो इनकन्वीनियंस हो रहा था, इसलिए लोगों का ये एटीट्यूड बन चुका था कि यार क्यों चाहिए, ये नहीं चाहिए, जो पहले था वो अच्छा था। पर जैसे मेट्रो बन गई, अभी लोगों को और मेट्रो चाहिए। तो मुझे लगता है कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि काम जो है वो फास्ट ट्रैक कर दे, वो पूरी ताकत से कर दे। मतलब अभी देखो यार, मुंबई 3, मुंबई मेट्रो 3 हम सोच रहे थे कि जुलाई में शुरू होगी। पिछले अभी वो, साल जुलाई में शुरू राइट, होगी। अभी ये जुलाई 2024 में शुरू होने वाली थी, कल या परसों उन्होंने कहा कि अभी सितंबर सितंबर में में चालू होगी। इवन दो दे हैव रिसीव्ड द एग्जैक्टली exactly. सर्टिफिकेशन। मतलब यार भाई, तुम विधानसभा इलेक्शन के मुंह पे, राइट। जब वो आ रहा है इलेक्शन, उसके बस एक महीने पहले आप मेट्रो शुरू करने वाले हो। तो कैसे कि फास्ट ट्रैक काम करो यार, लोग कितने टाइम के लिए इनकन्वीनियंस सह लेंगे। राइट। एक तो सरकार की भी जिम्मेदारी है, और क्योंकि लोग उनको समझेंगे। जब तक आपने कहते हैं ना एक अच्छा खाना खाया नहीं होता है, राइट तो राइट आपको उसकी वैल्यू या कैसे पता चलेगी। राइट और जनता को, जैसे आई थिंक यू हैव कन्वेड दिस पॉइंट इन अ वेरी नाइस वे, कि जब तक लोगों को उसका नीड पता नहीं चलेगा राइट। तो उसकी नीड फील भी नहीं होगी। मतलब पहले जब टच स्क्रीन फोन आए थे, हाँ। राइट, सब लोग यार ये बटन का फील नहीं है उसमें, राइट। यार बहुत लोगों का ये भी एटीट्यूड होता है कि यार मुझे ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं चलानी है, क्योंकि वो मैनुअल का ना, वो फील आता ड्राइविंग का है, हाँ। फील आता है मैनुअल की गाड़ी पे। पर अभी जब लोग सिटी में ड्राइव करते तो नहीं यार, ऑटोमेटिक कन्वीनियंस। गाड़ी चाहिए, क्योंकि ये मैनुअल नहीं होता है। तो लोगों को टेक्नोलॉजी मिलती है, लोगों को चीज़ें मिलती है, पहले पहले ना लोग नहीं एक्सेप्ट करते। ये ह्यूमन नेचर है, बेसिक ह्यूमन नेचर है। तो हम सोसाइटी में कहें तो सोसाइटी में सब ह्यूमंस ही है ना। तो ठीक है, मतलब जैसे टाइम गुजरेगा उस हिसाब से मुझे लगता है कि लोग सीख जाएंगे। पर
सरकार को भी और राजनीतिक पार्टियों को भी इसका कोई बैलेंस करना होगा। बैलेंस बिगड़ जाएगा तो एक तरफ एक डेवलप नेशन है, दूसरी तरफ में श्रीलंका एग्जैक्टली। है, बिकॉज दे हैव डन दिस मॉडल। एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, दिस इज अ वेरी हाइपर लोकल थिंग, हम्म। बिकॉज वी बोथ बिलोंग टू द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। यस। मैं तो वैसे थोड़े बाहर रहता हूँ, बट संदेश इन द हार्ट ऑफ मुंबई। डू यू थिंक पिछले 2.5 साल में गवर्नमेंट अगर पुश करती, हम्म। there could be easily more than 2 metro lines that could have been completed, डेफिनेटली। और उसका असर देखने मिलता बीएमसी इलेक्शंस, और इवन महाराष्ट्र के अंदर बहुत सीट्स मुंबई में ही है, एब्सोल्युटली। तो वो वाली इलेक्शंस में डू एब्सोल्युटली। यू थिंक देयर इज अ लैक ऑफ स्पीड? क्योंकि जो पहले टर्म में स्पीड देखने मिली थी, स्पीड कहूँ या एटलीस्ट उनका ओपनिंग हो गया था, मेट्रो इज नॉट अ स्मॉल प्रोजेक्ट कि वो 2 दिन में बन एब्सोल्युटली। जाए, एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। बट फिर भी एक ढीलापन देखा गया, नए यस। अनाउंसमेंट्स तो यस। रेयरली हुए, यस। बट ये क्या लगता है आपको, ये क्या असर करेगा बीइंग लेथार्जिक इन द 2.5 years? ओके। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि 2014 से 2019 तक, उसके बाद महाराष्ट्र में सरकार बदली, फिर कोविड आया तो सभी जगह पे स्लो डाउन हो गए, राइट। फिर वो कोविड चला गया और वापस महाराष्ट्र में पॉलिटिकल ड्रामा हुआ और हमें लगा था कि यार भाई नई सरकार आएगी तो सब स्पीड अप हो जाएगा। पर मुंबई, मतलब मुंबई की अगर बात करें तो शिवडी न्हावा शेवा सीलिंग का इनॉग्रेशन अगर हम कंसिडर करें तो उसके अलावा ऐसा क्या बड़ा मुंबई में इनॉग्रेट मे हुआ। बी कोस्टल रोड का थोड़ा हिस्सा कर दिया कोस्टल रोड का बट थोड़ा नॉट इवन हिस्सा, पूरा। अगेन नॉट इवन पूरा, हाँ, राइट। वो भी रात को बंद रहता है, हाँ, एक ऐसे मतलब वो सब उसमें बात है। पिछले 2.5 साल ये राज्य ने बस राजनीति करने में गुजारे हैं। ना हमने कोई बड़े प्रोजेक्ट इनिशिएट किए, ना कोई प्रोजेक्ट, बड़े Build प्रोजेक्ट किया। विजन दिखाई है। वो शक्तिपीठ महामार्ग भी हम कह रहे थे, वो भी अभी सरकार ने कहा कि चुनाव होने तक हम वो थोड़ा होल्ड पे रख रहे हैं, राइट, क्योंकि वहाँ पे कोल्हापुर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यार मतलब क्या कर रहे हैं हम डिफेंस का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, राइट। तो पता नहीं कि क्या भविष्य है। और जैसे तूने कहा कि मेट्रो लाइंस, 2 और मेट्रो लाइन हो सकती थी। मैं हर रोज विलेपार्ले एरिया से गुजरता हूँ, मैं वो ऊपर पिलर्स देखता हूँ, एसवी रोड, और वहाँ पे यार वो वैसे के वैसे ही है। नो प्रोग्रेस। नो प्रोग्रेस। सरकार आने के बाद भी मतलब ये सरकार आने के बाद भी वो स्पीड तो नहीं दिखाई दे रही है ना जैसे 2014 से 19 के बीच में थी। काइंड ऑफ अटेंशन का भी इशू है, बिकॉज सी फॉर एग्जांपल लाइन 4 जो है, पूरी लाइन रेडी है, कलर करके हो गया, राइट। बट रेक्स के टेंडर नहीं दिए हैं और डेपो का काम शुरू नहीं हुआ है। सो इजंट, ये लथार्जी है ना। हाँ, ये देखेंगे बाद में, पहले ये काम कर लेते, फिर वो चक्कर में समय निकल गया। एक्वा लाइन हो सकती थी, नहीं कर दी। 1 जुलाई तक हो जानी चाहिए थी, अभी तक पूरी। पूरी नहीं कर दी। यार तुम लोगों ने इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट था वो, मतलब साउथ मुंबई में नीचे आप टनल कर रहे हो। एंड इट इज प्रोजेक्टेड कि वो जो खुलने के कुछ दिनों बाद में, एज पर प्रोजेक्शंस, विल बी द मोस्ट बिजिएस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। कितने एग्जैक्टली। लोगों को वो खुश करा सकती थी, उनका परसेप्शन बदल सकती थी। और और अभी अभी हमने, जो मुझे डर ये है कि 2 महीने पे उन्होंने रखा है इनॉग्रेशन। इफ यू सी लाइन 2, लाइन 7, इवन पुणे मेट्रो इज अ वेरी गुड एग्जांपल। यस। अगले दिन में अचानक से 10 लाख लोग एग्जैक्टली। जाके यूज नहीं करते। एग्जैक्टली। वो वर्ड ऑफ माउथ होता है, धीरे धीरे पब्लिसिटी होती है, वो 10,000 20,000 करते करते 6-8 महीने, और इनफैक्ट कभी कभी 1-1 2-2 साल बाद भी वो प्लेटो एग्जैक्टली। नंबर आता है एग्जैक्टली। कि वो बाइक वाला मेट्रो में आ गया, वो रोज कार से जाने वाला आ गया, लोकल वाला आ गया। समय लगता है, तो 2 महीने में तो 20% लोगों तक भी नहीं पहुंच पाएगी एब्सोल्युटली। वो। एब्सोल्युटली। तो क्या पता, मतलब इन लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं है, या फिर राजनीति से अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है, कि सभी पार्टियां राजनीति में इतनी व्यस्त हो गई है कि किसी को भी यही चीज़ों पे, मतलब अभी महाराष्ट्र के बारे में हम सोचेंगे तो इस चुनाव में अभी तक जो कुछ हम देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ये मुद्दा ही नहीं है, कहीं पर बिल्कुल कहीं पर भी नहीं है, इनफैक्ट मुद्दा मुंबई में भी नहीं है। राइट, इनफैक्ट मुद्दा ऑपोजिट वाले साइड में है, ऑफ अपोजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जैक्टली। फॉर अदर विच इज पार्टीज। सो सैड। इस पे थोड़ा बात करते हैं। व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन अपोजिंग इंफ्रा? कहीं कहीं पे इट इज अ जेन्युइन कंसर्न, या फिर मोस्टली आपको ये मतलब फालतू का कंसर्न नजर आता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज ग्रुप ऑफ पीपल में यहाँ पे किसी को एकदम स्पेसिफिकली
पार्टी को नहीं जाना क्योंकि पार्टी के पास में वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। राइट राइट बट इवन नॉर्मल पब्लिक में देखने मिलता है, मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर ओपिनियंस जो है मुझे चेंज होते हुए नजर आते हैं। राइट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट पीपल चैलेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सेइंग कि स्टेटस को मेंटेन करना बेस्ट है, इंफ्रा की जरूरत नहीं है? देखो, लोगों को इनकन्वीनियंस होता है, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। राइट, हमारे घर पे भी अगर मैं ये वॉल का कुछ प्लास्टरिंग का काम निकालूं, इनकन्वीनियंस होने वाला है, हमें तकलीफ होने वाली है। हम लोग कहेंगे कि यार डीले कर दो ना, जब तक नहीं हो रहा है रुक, जब तक चल रहा है जब चल रहा है चलने दो। राइट, तो लोगों का एटीट्यूड वैसे रहेगा, कोई भी देश में स्टेट में रहेगा। बात यह है कि क्या सरकार और लोगों के बीच में कम्युनिकेशन है या नहीं। मतलब जब समृद्धि महामार्ग बना तभी भी लोगों की ज़मीनें ले गई। राइट, लोग, सरकार ने ज़मीन ले ली और महामार्ग बना दिया। वो हाईवे बनाने के समय लोगों को वो हाईवे का इम्पोर्टेंस बता दिया गया, उनको मुआवजा बहुत अच्छी तरीके से दिया गया, और एक कम्युनिकेशन सरकार और लोगों के बीच में था। मैं गिरगांव एरिया में पला बड़ा हूँ, और ये अंडरलाइन मेट्रो का जब पूरा प्रपोजल आया तो मैंने गिरगांव में वो जो आंदोलन है वो सब देखे हैं, और मेरे कोई रिलेटिव्स वगैरह है, उनके भी घर उसमें गए हैं। पर वो जो सिचुएशन जिस तरीके से टैकल की गई, राइट, मतलब अश्विनी भिड़े मैम जो है वो वहाँ पे गई, उन्होंने लोगों के साथ पर्सनली बात की, सरकार के और प्रतिनिधि आए, उन्होंने बात की, और सिचुएशन टैकल की गई। फिर लोगों के घर लिए गए, वो बिल्डिंग्स गिराई गई और वो सब बढ़ गया। क्या हमें वो कम्युनिकेशन अभी दिखाई दे रहा है? मतलब ये मैं भी मान रहा हूँ कि लोग रोते हैं। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज के वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, हमें मानना ही होगा। राजनीति ऐसे ही चलती है कोई भी डेमोक्रेसी में। पर क्या सरकार वो कम्युनिकेशन कर रही है? वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब यार आकाश, वो मेट्रो 3 की बात करें, पहले हर हफ्ते या हर दिन उनके फेसबुक और ट्विटर पे इतनी सारी पोस्ट होती थी। राइट, लोगों को पता चल रहा था कि ज़मीन के अंदर क्या चल रहा है, तो लोग होपफुल थे कि हाँ भाई इतनी प्रोग्रेस है, मुझे ये दिखाई दे रहा है, मेरा सपना है ये इतनी इतनी जल्द हो जाएगी, मैं उसमें ट्रैवल करूँगा। आजकल वो अपडेट्स भी दिखाई देते हैं। मतलब ये लेवल पे हमारा कम्युनिकेशन बिगड़ा है। खराब हो गया। तो अगर ऐसा ही होता रहा तो अगर लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? उनको पता ही नहीं कि चल क्या रहा है। और सोशल मीडिया के ज़माने में अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई कम्युनिकेशन के लिए प्रॉब्लम है, तो मतलब यार दिस इज होपलेस। ऑल्सो मैं मतलब एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। आई थिंक जब लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है तो डिसइंफॉर्मेशन या फिर मिसकम्युनिकेशन के लिए गेट्स ओपन हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। एंड इफ समवन हैज डिफरेंट मोटिव्स, हो गया पॉलिटिकल मोटिव, इकोनॉमिक मोटिव, कुछ भी हो, उनके लिए एक स्पेस खुल जाती है। राइट, आप बात नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है ना वो सुनना बंद कर एग्जैक्टली देगा। एग्जैक्टली। वो तो जो बोलने आया है उसका तो वो सुनेगा। एंड इन अ सिचुएशन वेर यू डोंट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, आपको मतलब जैसे फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे को हम डरा देते हैं कि ये राइट भूत आ जाएगा खाना नहीं खाओगे तो। राइट भूत हमको भी पता है नहीं आने राइट वाला है, राइट राइट? बट अब उसको जब नॉलेज ही नहीं है कि भूत आता है कि नहीं आता है, वो तो डरेगा ना। एग्जैक्टली एंड दैट व्हेन अडल्ट लाइफ व्हेन यू डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, बेसिकली फियर इज द लैक ऑफ एग्जैक्टली नॉट नोइंग। एग्जैक्टली। और वो होता है अभी, चाहे वो पोर्ट डेवलपमेंट हो, आपको बताया जाता है अरे खत्म हो यस। जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पॉजिटिव साइड्स नहीं बताई जाएगी। हाईवे जैसी चीज, मतलब लोग लिटरली घर के सामने से जाने से मेट्रो अपोज कर रहे हैं। राइट तुम्हारे घर की वैल्यू 2-3 गुना हो जाएगी, तुम्हारे लिए ये ट्रैवलिंग इजी हो जाएगा। कल को जो है फ्रॉम योर प्लेस अगर रेंटल वैल्यू देखे, मतलब नॉट जस्ट इकोनॉमिकली, तुम्हारी आने जाने का समय बच रहा है, फैमिली को तुम टाइम दे पाओगे, बहुत चीजें होती है। राइट बट बिकॉज ये कम्युनिकेशन कोई नहीं कर रहा है, कोई आके तुमको बोल रहा है अरे बहुत ज्यादा नॉइज आएगा, तुम्हारी राइट बिल्डिंग वीक हो राइट। जाएगी, बिल्डिंग गिर जाएगी, फिर कल को बिल्डर आके बिल्डिंग ले ले, विच इज ये अर्बन सेटिंग्स में होते हैं। रूरल सेटिंग्स में कुछ और टॉपिक्स निकाले जाते हैं। मैं ना इस बात पे और एक छोटी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि यार मतलब ये जो मेट्रो 3 की जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई आर्य कारशेड की, यस। तब बहुत सारे आंदोलन हुए, प्रोटेस्ट हुए, सब हुआ। पर ऐसे भी बहुत लोग थे जो खुल के सामने आए और उन्होंने कहा कि नहीं ये होना चाहिए। राइट, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के
सपोर्टर्स थे या नहीं थे मैं इसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत ऐसे लोग पता है कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते, या फिर जो पार्टी बीजेपी जो वो प्रोजेक्ट पुश कर रही थी वो बीजेपी के समर्थक भी नहीं थे, पर वो लोग मेट्रो के समर्थक थे। मेरा सवाल ये है कि आपने प्रोजेक्ट अब इतना डिले किया है और आपका कम्युनिकेशन भी इतना बिगड़ा हुआ है, जो लोग तब मेट्रो के समर्थन में थे, क्या उन लोगों को आज भी इतना इंटरेस्ट है वो मेट्रो सपोर्ट करने के लिए? क्या या वो लोग बस ऐसे कि हाँ मैं आज भी सपोर्ट करता हूँ, पर एक्टिवली मैं नहीं। झगड़ना नहीं चाहता हूँ यार। मतलब जो अपोज करता है मैं उनसे झगड़ूंगा नहीं जैसे मैं 5 साल पहले झगड़ रहा था। देखो, आप अपना कम्युनिकेशन जब ठीक नहीं रखते हो ना, तो आपके समर्थक जो है या फिर वो प्रोजेक्ट के जो समर्थक है उनका भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और उनको लगता है कि यार मुझे ऊपर से ही सपोर्ट नहीं है, मैं क्यों अपना समय दे दूँ इस। समय, एफर्ट्स, एनर्जी एग्जैक्टली exactly. तो ये बहुत बड़ा इशू है, और मुझे पता नहीं कि ऐसे क्यों हुआ है, पर ये है, हमें मानना पड़ेगा। राइट। सो ये वाला ना, एक जो हमारा ये चल रहा था कन्वर्सेशन ऑन दिस टॉपिक, लेट्स टेक इट टू अ पॉज। हम्म। और जो अगला विषय पे मैं बढ़ना चाहूंगा, यू आर इंटरेस्टेड इन हम्म। डिफेंस और इंफ्रा तो है ही। बॉर्डर डिफेंस, हम्म। सॉरी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट राइट इसके ऊपर कम्युनिकेशन बहुत कम है। राइट लोगों को बीआरओ पता है उनके फनी पोर्ट्स के लिए, राइट राइट क्योंकि वो जो रोड के किनारे लगाते हैं, राइट। बट बीआरओ एक्चुअली में कितना बी जेंटल इंपॉर्टेंट ऑन काम माई करता कर्व्स। है। या दोस काइंड ऑफ कोड्स जो है वो बहुत फेमस हो जाते हैं, राइट बट बीआरओ कितना इंपॉर्टेंट रोल राइट निभा रहा है। राइट। और जो काइंड ऑफ बॉर्डर इंफ्रा डेवलप हो रही है, मैं चाहता हूँ ऑडियंस को अपना एक आइडिया दे कि बॉर्डर इंफ्रा नॉर्मल इंफ्रा से अलग क्यों है, और सेकेंडली कि उसकी इंपॉर्टेंस किस तरीके से नॉर्मल इंफ्रा से अलग है। राइट दिस राइट। टू पॉइंट्स आई वांटेड ओके। टू एड्रेस। देखो, हम जब शहर में रोड बनाते हैं ना, तो शहर में बहुत जगह होती है, स्ट्रेट रोड बना सकते हैं। बॉर्डर, मतलब हम हमारी नॉर्दर्न बॉर्डर्स देखेंगे, मतलब पूरा हिमालय रेंज, तो वहाँ पे रोड बनाना एक तो बहुत डिफिकल्ट है। ओके, क्योंकि एक तो मोड़ बहुत होते हैं, और ऐसे मोड़ जब बहुत होते हैं तो हमें एक डिस्टेंस जाने के लिए बहुत समय लगता है। मतलब मुंबई से पुणे अगर हम तकरीबन देखेंगे 150 किलोमीटर या 195 किलोमीटर है, तो हमें 3 से 4 घंटे में आराम से जा सकते हैं बिना ट्रैफिक के समय। वही डिस्टेंस आप उत्तराखंड में देखोगे तो आपको सुबह से शाम तक या फिर एक दिन का हॉल्ट लेके जाना होगा, राइट? तो ऐसे जगहों पे हमें बीआरओ जैसे एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत रहती है, जिनको एक तो मिलिट्री की नीड्स पता होती है कि मिलिट्री को क्या चाहिए, क्योंकि जब आप बॉर्डर कहते हो कि तुम मिलिट्री की हैवी मशीनरी बॉर्डर तक लेके जाना होता है, तो वो रोड्स उतने ड्यूरेबल रहने चाहिए। हिमालय में बर्फबारी होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो हम बहुत बार देखते हैं कि हाई क्वालिटी रोड बनाने के बाद भी वो रोड खराब हो जाती है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि हर बार करप्शन हुआ है इसीलिए रोड खराब हुई है। उसके लिए जो प्राकृतिक कारण है वो प्राकृतिक कारण भी रहते हैं। तो ऐसी सामग्री बॉर्डर तक लेके जाने के लिए कैसी रोड बनाए, इसका काम बीआरओ करता है, राइट? हाई एल्टीट्यूड में रोड बनाना, क्योंकि उस वो करने के लिए तुम्हारा जो लेबर रहता है वो भी उतना ही स्किल्ड होना चाहिए, क्योंकि मुंबई में रोड बनाना या भारत में कहीं और जगह पे रोड बनाना और हाई एल्टीट्यूड में रोड बनाना, ये बहुत अलग तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और दुनिया में बहुत सारे देशों को ये नहीं करना पड़ता है जैसे हमें करना पड़ता है। बिकॉज ऑफ मतलब आवर हाँ, आई मीन वी आर सच ए यूनिक कंट्री कि हमें अंडमान जैसे टापुओं पे भी रोड बनानी पड़ती है, हमें गंगा के किनारे समतल जगह पे भी रोड बनानी पड़ती है, मुंबई जैसे इलाके में रोड बनानी पड़ती है, और हिमालय जैसे ऊंची जगहों पे भी रोड बनाते हैं, और राजस्थान के रेगिस्तान में भी हम रोड बनाते हैं। तो इतनी जो डाइवर्सिटी हमारे पास है, तो ये जो काम है वो बीआरओ करता है। और मिलिट्री की जो नीड्स होती है वो बहुत अलग होती है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर से, वो बहुत अलग होती है। पर हमें ये भी देखना होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम वहाँ पे बना रहे हैं वो एक्सक्लूसिवली मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा, उसका यूज सिविलियंस भी करेंगे, राइट? अगर मैं हिमाचल या उत्तराखंड में तिब्बत बॉर्डर तिब्बत बॉर्डर के पास जाने वाला रोड बना रहा हूँ, तो क्या सिर्फ मिलिट्री नहीं ना, आर्मी नहीं जाने वाली है, वो रोड सिविलियंस भी यूज करने वाले हैं। तो दोनों की
नीड्स दिमाग में रख के वो रोड कैसे बनाया जाए और वो कितना फीजिबल रहेगा, ये सरकार को सोचना पड़ता है। तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। मतलब एक समय ऐसा था कि हम कुछ कर ही नहीं रहे थे, और वो जो डिलेमा है वो 62 के वॉर का डिलेमा था कि हम हमेशा ऐसा ही सोचते थे कि हम अगर रोड बनाएंगे बॉर्डर पे तो चाइना जब हमें अटैक करेगा वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करके भारत के अंदर आ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि बंजर छोड़ दो। हम बंजर ही छोड़ देंगे कि उनको इंडिया में आना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। पर एक समय ऐसा आया कि हमें पता चला कि भाई बॉर्डर के उस पार बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। मतलब तिब्बत तक हाई स्पीड रेलवे जाती है यार चाइना की, और हमारे यहाँ पे रेलवे कहाँ तक जाती है? राइट, हिमाचल में हमारी रेलवे कहाँ तक जाती है? हमारे पास क्या लद्दाख में रेलवे है? क्या हमारे पास उत्तराखंड में कहाँ तक रेलवे है? तो चाइना के पास भी इतनी डिफिकल्ट टोपोग्राफी है, उस वाले पर साइड उन्होंने बनाया। या हमने नहीं बनाया क्योंकि हमें डर था कि वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके हमारे देश के अंदर आ जाएंगे। तो वो 62 का जो डिलेमा है ना, वो बहुत सारी लेवल्स पे हमारे दिमाग में आज तक है। मतलब अभी 62 को कितने साल हो गए? 60 साल या या 62 ईयर्स ही हो गए। तो वो डिलेमा आज भी नहीं जा रहा है, पर फिर भी हमें पिछले 10-15 सालों में थोड़ा शिफ्ट दिखाई दिया है, और अभी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बन रहा है। जैसे उत्तराखंड की बात करें तो वो चारधाम कॉरिडोर, लोगों को लगता है कि यार चारधाम कॉरिडोर मतलब पूजा पाठ के लिए बना रहे हैं या फिर चारधामों के दर्शन के लिए चारधाम कॉरिडोर बन रहा है। मतलब मतलब वो उसका स्ट्रेटेजिक। यूज़ है, वो सेकेंडरी पर्पस है, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, पर उसका प्राइमरी पर्पस बॉर्डर के लिए है। राइट। और वो भी कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, फिर आर्मी को भी उसके आर्ग्यूमेंट्स देने पड़े थे कि हमें इतने मीटर वाइड रोड चाहिए वगैरह वगैरह, और फिर कोर्ट ने परमिशन दी। तो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इज समवेयर वेयर वी नीड टू फोकस ऑन, because others are doing it, and if we don't do it in this race, I don't know what are we going to achieve then in a longer term. रेस ये टर्म काफी इस्तेमाल होता है आजकल। पाकिस्तान से तो ठीक है, वो Right, अलग बात हो गई। चाइना इज अ रियल थ्रेट, right, जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियो पॉलिटिक्स है, right, चाइना इज अ थ्रेट एंड कैन बी अ वेरी बिग, right, क्या कह सकते हो उसको, उसके मुकाबले में खड़े रहना मुश्किल है। right. आपने कहा कि 62 के बाद में वो पर्सपेक्टिव था, खाली छोड़ देंगे तो आएंगे कैसे। Hmm, प्लेन्स के बारे में शायद सोचा नहीं गया था उस hmm, जमाने में। hmm. बट वॉट एवर इट माइट बी, अभी हम कितना पीछे छूट चुके हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि उनके यहाँ पे वहाँ तक हाई स्पीड ट्रेन है। राइट, मैं बहुत यूट्यूब पे वो वीडियोस देखा हो कि यार वो ट्रेन में ऑक्सीजन मास्क भी होता हाँ, है, वो और वो टिबेटन रेलवे, राइट, वो हाँ। तिब्बत में अगर ट्रेन जा रही है तो आपको लगेगा तो वो नीचे आ जाएगा। मतलब हम्म। वहाँ तक चाइना पहुँच चुकी आई है। थिंक उन्होंने जो ट्रैक्स है उसके नीचे की जमीन हीटेड बनाई है, राइट, ताकि वो चेंजिंग सीजन्स के साथ में जो राइट, है स्टेबल रह सके। राइट, राइट, ऑब्वियसली वो फिजिबल नहीं होगा पैसे के हिसाब से, एग्जैक्टली, बट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है तो उन्होंने बना के रखा है। एग्जैक्टली। और आकाश, तूने जो बात कही ना कि मैं पाकिस्तान को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ पर चाइना के बारे में सोचना होगा, मैं कहूँगा कि ऐसे नहीं है, हमें अच्छा। पाकिस्तान को भी देना होगा। क्योंकि अगर हम देखें तो पीओके में चाइना की भी इन्वेस्टमेंट है। ये राइट, पास होता है वो। राइट। तो उनका जो सीपेक का मतलब अभी उस पर भी प्रॉब्लम चल रहा है वो प्रोजेक्ट पे, वो बात अलग है, पर चाइना की वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट है। तो पाकिस्तान भी स्टेक होल्डर है, चाइना भी स्टेक होल्डर है। तो हमारी पूरी नॉर्दर्न बॉर्डर पे दोनों साइड पे हमारे ऐसे देश है कि जो हमें कुछ भी हालात में निपटना चाहते हैं। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी है। और देखो, मतलब हम चाइना के साथ कंपैरिजन करते हैं, पर मैं मतलब आज तक की सरकारों को, जो कोई पार्टी पावर में, तो कांग्रेस रही थी या भाजपा है, मैं कोई भी पार्टी को पूरा दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि हमें एक समझना होगा कि चाइना ये लोकतांत्रिक देश नहीं है। राइट, उन्होंने अगर किसी को कहा कि भाई तुम गांव खाली करो, उनको गांव खाली करना होगा। नो ऑप्शन टू हमारे यहाँ रिटायर। पे या अगर कांग्रेस पावर में है या बीजेपी पावर में है या और कोई तीसरी पार्टी पावर में है, और अगर वो कहती है कि गांव खाली करो, हमारे यहाँ पे पहले 10 PIL फाइल होगी, फिर बहुत सारे लोग आएंगे वहाँ पे, अनशन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और मैं इन चीज़ों को नकार नहीं रहा हूँ, क्योंकि हम
एक लोकतंत्र में जी रहे हैं और लोकतंत्र एक बड़ी जिम्मेदारी है. एक अपॉर्चुनिटी देता है वो. इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? मतलब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अगर तुम लोगों के पूरे सिविल राइट्स ले रहे हो, ये मतलब लोगों को कुछ फ्रीडम ही नहीं है, तो ऐसे ऐसे एक देश में रहने का मतलब ही क्या है? सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि यार लोकतंत्र है, हमारे लोकतंत्र को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि हमारे पास राइट्स है जो चाइनीज लोगों के पास नहीं है, जो पाकिस्तानी लोगों के पास बहुत हद तक नहीं है, हमें वो मिल रहे हैं. पर इसका थोड़ा बहुत परिणाम जो है वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर या डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पे हो चुका है. ये भी हमें मानना होगा. वी हैव टू, मतलब वो, मतलब ख्याल ही करके मतलब नहीं कि अरे हम भी लाएंगे. एग्जैक्टली. रियलिटीज की वी आर लैगिंग बिहाइंड और यस. बहुत काम करना बाकी और है. हम हर बार हम चाइना के साथ नहीं compete कर सकते, ये भी हमें सोचना होगा क्योंकि चाइना की पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत अलग है. इंस्टेबिलिटी हाँ मतलब उनके उनके पास ये नहीं है ना कि यार कल अगर अगर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चली जाए 5 सालों के बाद तो और कौन आएगा पावर में, एक पार्टी एक ही है ना. नो वन टू अपीज आल्सो. नो वन टू अपीज. तो उनके पास अपीजमेंट होता नहीं है उतना. उनके पास विरोध जो करते हैं उनका क्या होता है वो दुनिया को पता नहीं चलता है, राइट? तो उनकी सिचुएशन ही अलग है. तो हर बार हम ये नहीं कह सकते कि देखो यार चाइना बना रहा है हम क्यों नहीं बना रहे. हमारी सिचुएशन में हम कितना बेहतर कर सकते हैं या कितना बेस्ट दे सकते हैं ये हमें सोचना होगा. डिस्क्लेमर टू ऑडियंस, वी आर नॉट प्रमोटिंग द वे ऑफ हाउ कम्युनिस्ट पार्टी वर्क्स. ठीक है, हम वो प्रमोट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. नहीं एग्जैक्टली हम हमें करना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. और इट्स अ गुड थिंग बिकॉज वी हैव फ्रीडम्स. ओके जो चाइना में लोगों को नहीं मिल रही है हमें मिल रही है, इसलिए बहुत लोगों को यहाँ पे उनकी कीमत भी नहीं है. कोई किसी चीज का, जैसे पीएल्स का, कोई किसी चीज का मिसयूज करता है, इसका मतलब नहीं है कि वो चीज करना ही बंद कर दो. एग्जैक्टली. राइट. लोकल ट्रेन पे लोग लटक के अगर गिर के मरते हैं तो ये मतलब नहीं है कि ट्रेन बंद कर दे. एग्जैक्टली. सॉल्यूशंस ढूंढे जा सकते हैं. एग्जैक्टली. मतलब बहुत सारे लोकतांत्रिक देश है जिन्होंने सॉल्यूशंस ढूंढे हैं, अच्छे से इम्प्लीमेंट किए हैं. राइट? मतलब ऐसा नहीं है कि सबके सब लोकतांत्रिक देश जो है वो सिर्फ रेड टेपिज्म में अटके हुए हैं या वो पूरे के पूरे ब्यूरोक्रेसी में अटके पड़े हैं. ऐसे तो नहीं है ना. हम वो देशों से भी सीख सकते हैं, हम वहाँ वो एक मॉडल यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे और ऐसा नहीं है कि हमने कुछ किया नहीं है. मतलब हमने भी वो वन विंडो क्लियरेंस जैसे पॉलिसीज लाने का प्रयास किया है. तो यहाँ पे भी सरकारों ने वैसे प्रयास किए हैं, हमारे यहाँ पे भी वैसे एफर्ट्स लिए जा रहे हैं. पर हम चाइना जैसे स्पीड से वो नहीं कर सकते, ये हमें मानना होगा क्योंकि हमारे देश में एक पार्टी एक लीडर या फिर लोग विरोध ही नहीं कर सकते, ऐसा आज तक कोई सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं किया हो. और ये अच्छी बात है. मतलब बहुत सारे प्रोटेस्ट्स के साथ डील भी किया है सरकारों ने, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं. पर जो चाइना में होता है वो आज तक फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे नहीं हुआ है. तो विच इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस. यस. बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर आई थिंक कम्स जियो पॉलिटिक्स के यस अंदर आता है. यस. फ्यू आवर्स बैक मैं डिस्कशन आपसे कर रहा था, इन माय कमेंट सेक्शन आई सी एक ऐसा एज ग्रुप जो बहुत एक्टिवली अब इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर चुका है. एक टाइम था लाइक 20 आई थिंक पोस्ट, मतलब बेसिकली जियो रेवोल्यूशन के पहले मैं कह लूँ, तो उस समय पे पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स वाज वेरी लोकल. राइट. वेरी. और अभी वो इंटरनेशनल लेवल पे हर कोई इंटरेस्ट है. गांव में बैठ के लोग रशिया यूक्रेन में क्या है सब बात कर रहे हैं. राइट. यू बीइंग अ प्रोफेसर और वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन मुंबई में आप प्रोफेसर के तौर पे काम करते हो, वेयर यू आर टीचिंग पॉलिटिक्स. तो वो स्टूडेंट्स की से वो छोटे स्टूडेंट्स नहीं होते, वो टीनेजर्स या एक एडल्ट कैटेगरी में आ जाते हैं. वेयर डू यू सी कि आज का जो जनरेशन है उसकी थिंकिंग, उसके इंटरेस्ट्स ये पॉलिटिक्स में बढ़ रहे हैं? वो एक्चुअल में बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे वो तो मैं आपसे जानना चाहता ही हूँ, बट इसका इम्प्लीकेशन क्या है? ओके. जो हम मूवीज डिस्कस करते थे या कहाँ पे ट्रिप जाना है डिस्कस करते थे, वहां से द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन अ ग्रुप जो है वो पॉलिटिक्स वगैरह पे शिफ्ट हुआ है. डू यू थिंक, वेयर डू यू थिंक इट विल लीड? मतलब ये लोग तो एक्टिव इकोनॉमी के पार्ट बनने वाले कुछ समय बाद, दे विल हैव वॉइसेस, राइट? तो उस समय पे ये कैसे इम्पैक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, बिंदास. मैं एक चीज बस पहले बताना चाहता हूँ कि ये क्यों हुआ है, मतलब लोगों का इंटरेस्ट क्यों बढ़ा है.
देखो, एक समय ऐसा होता है कि जब आदमी गरीब होता है तो उसकी प्रायोरिटीज होती है कि खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, घर चाहिए। जब वे जब ये बेसिक प्रायोरिटीज पूरी हो जाती है, तब लोगों की और प्रायोरिटीज बढ़ जाती है कि मेरे घर में मुझे एसी चाहिए, या फिर मेरे नेबर ने क्या किया है तो उसके घर जैसा इंटीरियर मुझे भी बनाना है, या फिर वो गाड़ी अच्छी दिख रही है, मैं वो गाड़ी खरीद। बेसिक्स की ऊपर वाली नहीं। राइट। हाँ। लिबरलाइजेशन जब हुआ उसके बाद जो पीढ़ियां आ गई, तब तक हमारा इंटरेस्ट यही था कि हमें इतना इतना डेली दूध मिलेगा या नहीं सरकार से, या फिर हमारा राशन कितना मिलेगा। आज मैं अगर देख पाऊँ तो मैं अगर कोई भी रिटेल चेन में जाता हूँ तो मुझे दुनिया भर के राइस की वैरायटीज मिलेगी। ब्लू राइस मिलेगा, वो चाइनीज स्टिकी राइस मिलेगा, वो सब मिलेगा। तो इन जनरल जब हमारी एक मिडिल अपर मिडिल क्लास की जो बेसिक नीड्स है वो जब फुलफिल हो गई, उसके बाद और उसके साथ हमारे पास वो टेलीकॉम रेवोल्यूशन है। हाँ। तो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव बढ़ गया। और ग्लोबल पर्सपेक्टिव बनने के बाद जो आजकल के लोग हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि यार हमें ना दुनिया में क्या चल रहा है वो देखना होगा। राइट। तो जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो ही पर्सपेक्टिव पूरा ग्लोबल हुआ है। इसी वजह से लोगों का आजकल फॉरेन पॉलिसी, जियो पॉलिटिक्स, इसमें इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है। और ये ना, अगर आप देख सकते हो, ये सब देशों में ऐसा ही होता है। मतलब अमेरिका में भी एक बार वो वैसे ही हुआ था, जब वियतनाम वॉर की वजह से लोगों को उसका अफेक्ट होना शुरू हुआ और लोग अफेक्ट होना शुरू हो गए, तब लोगों ने फॉरेन पॉलिसी के मुद्दे ये डोमेस्टिक इलेक्शन के मुद्दे बन गए। जैसे आजकल हमारे यहाँ पे बन रहा है कि ये इलेक्शन में बहुत सारी लोगों ने ये कहा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा है कि इस मुद्दे के लिए मैं ये सरकार को ये पॉजिटिव या निगेटिव दोनों बात मैं कहना चाहता हूँ। राइट। तो बेसिक नीड्स, डोमेस्टिक नीड्स बहुत लोगों की पूरी हो गई है, तो उनको एक ग्लोबल विजन आ गई है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और बात रही अगर यंग लोगों की, मतलब मैं क्या अभी तक बूढ़ा नहीं हूँ मैं पर मतलब मेरे से भी एक जनरेशन छोटे लोग हैं, तो उनके साथ मैं जब बात करता हूँ तो मुझे यही चीज़ दिखाई देती है कि उनका भी इंटरेस्ट ना थोड़ा बहुत इस इन चीज़ों में बढ़ रहा है। ओके, मतलब ऐसा समय था कि यार 15 साल पहले अगर किसी को पूछा जाए कि मेरा फॉरेन मिनिस्टर कौन है, या नहीं पता था यार लोगों को। और अभी वो कल्ट अभी इट हैज बिकम अ कल्ट। आई मीन दैट इज द परफेक्ट वर्ड दैट यू यूज, कि इट हैज बिकम अ कल्ट। मतलब इतने स्टूडेंट्स मुझे आके पूछते हैं यार मुझे ना इंटरनेशनल रिलेशंस में करियर करना है। इंटरनेशनल रिलेशंस में करियर करना है, ये चीज एक 10 सालों पहले तक मेन स्ट्रीम नहीं थी। आज इतने सारी जगहों पे इंटरनेशनल रिलेशंस के डिप्लोमा आ रहे हैं, या फिर मास्टर्स डिग्री आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, वो एक ग्लोबल विजन है। तो इलेक्शन के समय भी लोग कहते हैं नहीं यार मस्क्यूलर फॉरेन पॉलिसी, इसलिए मैं ये पार्टी को वोट दूंगा, या फिर इनकी फॉरेन पॉलिसी ना बहुत वीक है। क्लास में स्टूडेंट्स इजराइल पैलेस्टीन के बारे में मीम्स दिखाते हैं। देखो कई कई मीम्स ना बहुत बार डैंक मीम्स भी होते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, पर मुझे मेरे दिमाग में आता है कि भाई ये अगर इसे डैंक मीम भी समझ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये बंदा ना ये इशू फॉलो कर रहा है। बिना बैकग्राउंड के वो अंडरस्टैंड नहीं कर एग्जैक्टली, सकता। मीम समझने के लिए तुम्हें वो मुद्दा हाँ। क्या है ये पता होना चाहिए, यस। तभी तुम वो मीम समझ सकते हो ना, और उसका जो फन एस्पेक्ट है वो समझ सकते हो। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि यार बच्चों को भी आजकल ना बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, वो लोग, और रील्स की वजह से बहुत मिस इन्फॉर्मेशन भी है, पर वहाँ पे वो रील्स के थ्रू भी वो बहुत सारा सोच रहे कंज्यूम कर रहा हैं, है। बहुत सारा कंज्यूम कर रहे हैं। बट व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस? ये वोटिंग पैटर्न्स हो गए या देश के पॉलिटिकल टॉपिक्स, जैसे आपने कहा कि लोग जियो पॉलिटिक्स पे वोट कर रहे हैं, यस घर के बाहर की सड़क इज नॉट द इशू फॉर दैट यस पर्टिकुलर पर्सन, यस यस एंड इट डिपेंड्स ऑन द इनकम क्लास एंड द लाइफस्टाइल एक्सेट्रा यस एक्सेट्रा। अर्बन क्लास में ज्यादा है, बट मान के चलो ये भी 10 साल बाद में एम्पलीफाई होगा। यस राइट। अभी 5% लोग होंगे, कल को ये 20%, 24-25% तो सरकार बन जाती है। यस। तो ये इसके implications क्या होंगे, एंड हाउ डू यू सी पॉलिटिकल पार्टीज चेंजिंग देयर वे ऑफ ऑफरिंग व्हाटएवर दे ऑफर, ये जब एक क्राउड जो है वो सिग्निफिकेंट बन जाएगा तब? एक समय था जब पॉलिटिकल सभी पॉलिटिकल पार्टीज
फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा जो थी वो उनके मैनिफेस्टो में ऐसे छोटे में लिख देती थी, राइट। ओके ये दो तीन चीज़ें हम फॉरेन पॉलिसी में कर देंगे। आज अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज फॉरेन पॉलिसी पे बहुत सारी डिस्कशंस ले रही है कि क्या हमें इसराइल को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं, हमें पैलेस्टीन को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं, यूक्रेन रशिया वॉर में हम कैसे न्यूट्रल रहेंगे, राइट। मतलब यूक्रेन रशिया वॉर में हम रशिया के थोड़े न्यूट्रल है पर हम थोड़े बहुत रशिया के साइड पे झुके हुए हैं। और ये इसराइल पैलेस्टीन वॉर में हम न्यूट्रल है पर फिर भी हम इसराइल को कुछ कह नहीं रहे। तो एक जब जगह पे जहाँ पे अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है, हम वहाँ पे वैसे यूक्रेन को कुछ कह नहीं रहे हैं, हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। और ये इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में जहाँ अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रही है, हम वहाँ पे भी थोड़े बहुत इसराइल के साइड पे, तो हम ट्रूली न्यूट्रल है इस कॉन्फ्लिक्ट में। और ये चीज़ें ना आजकल स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में या फिर सोशल मीडिया में इन चीज़ों पे डिस्कशन शुरू हुआ है, इसीलिए स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में जैसे अमेरिका में या उन जगहों पे फॉरेन पॉलिसी चुनाव का मुद्दा होता है, बहुत सारे मुद्दों में से एक मुद्दा फॉरेन पॉलिसी होता है। मुझे अभी हाई प्रोबेबिलिटी इलेक्शंस के अंदर यस यस बहुत यस बड़ा मुद्दा है। यूएस में तो हमेशा रहा है क्योंकि वो वर्ल्ड सुपर पावर है, तो उनके उनके बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां पे खर्च होते हैं। तो रोटी कपड़ा मकान से जब एग्जैक्टली आगे इंसान बढ़ता है तो उसके विषय एग्जैक्टली ज्यादा मेजर होता है, उसको नहीं फर्क पड़ता ना फिर और घर पे उनको तो क्या खाना उनके यहाँ पे खाएगा। तो पूरा वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, राइट उनका अलग विजन राइट। है। अभी हम भी डिफेंस के मामले में जैसे हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, तो वो भी हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करेगा, राइट। तो आने वाले सालों में मैं ये संभावना देख रहा हूँ कि ये चुनाव का मुद्दा एक अगले 10-15 सालों में हो जाएगा, क्योंकि हम और भी ज़्यादा ग्लोबल हो रहे हैं। तो जैसे ग्लोबल हो जाएंगे, So जैसे like एक्सपोर्ट बढ़ेगी, वो मुद्दा हो ग्रोइंग जाएगा। इकोनॉमी, ग्रोइंग इनकम, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, यस ये सब चीजें एक साथ आकर जो है इन विषयों को यस ज्यादा इम्पोर्टेंट यस बनेगी। एंड आई थिंक इंडिया जैसा देश जहाँ पे आस पास में फ्रेंडलीस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट देयर, यस तो वहाँ पे जियोपॉलिटिक्स का पॉलिटिकल फोकस होना जरूरी है। एग्जैक्टली हम एग्जैक्टली ऐसे तो यूरोपियन यूनियन में रहते नहीं है यस जहाँ यस पर बॉर्डर इज अ बिग इशू। यस सब आबादी आबाद है, हाँ सब वैसा दोस्त ही नहीं है है। आजू बाजू में। एंड फॉर अस जो जितना ख्वाब देख रहे हो, जो सपना देख रहे हो ना, अब a difficult situation for 4 months are on borders can एग्जैक्टली transform the मतलब एक ही country. समय कश्मीर की सिचुएशन, नॉर्थ ईस्ट की सिचुएशन और राजस्थान बॉर्डर की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, और उस वो फैक्टर्स उस पे जो इम्पैक्ट करता है वो फैक्टर्स भी अलग या सेम हो सकते हैं। इतना कॉम्प्लेक्स देश है हमारा, हाँ, इतनी कॉम्प्लेक्स बॉर्डर्स है। but my fear या जो भी कहे, it's like कि आप समझ के देखिए कि एक महीना अगर गड़बड़ होती है, if you're in the back foot, ये जो आप सोच रहे हो ना, मतलब फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो जाए, वेलफेयरिज्म भी हो जाए, दूसरे हमारे देश के अंदर जो अदर जात वगैरह जो पॉलिटिक्स चलती है वो सब चीजें हो गई, सब साइड में रह जाएगी। एंड दैट विल डिसाइड योर कंट्रीज फ्यूचर, व्हाट्स हैपनिंग यस ऑन द बॉर्डर। तो यस जिसकी पॉलिसी स्ट्रांग रहेगी वो शायद अच्छे से डिफेंड कर पाएगा, जिसकी नहीं यस रहेगी और लंबे समय तक वो इग्नोर्ड रहेगा वो सेक्टर अगर, तो उसका इम्प्लीकेशंस जो है कंट्री के लॉन्ग फ्यूचर पे तो पड़ना ही है। एब्सोल्युटली वो तो होने ही वाला है, मतलब वो यस। हो गए। सो यू, इट्स अ गुड पॉइंट। यहाँ पे संदेश जी, लाइक एक चीज मेरे को जो यहाँ पे फाइनल ऑन द क्लोजिंग रिमार्क्स डिस्कस करनी है ना, दैट विल बी कि फॉर यू एक जो काइंड ऑफ एक बहुत बड़ा डिवाइड है बिटवीन हाउ द रूरल इंडिया थिंक्स एंड हाउ द अर्बन इंडिया थिंक्स। दोनों की नीड्स, एस्पिरेशंस बहुत अलग है। राइट बट डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर का एक जो सिंपल चीज देखने नजर आती है, दैट रूरल पॉपुलेशन डिक्रीजेस, यस अर्बन में जो है लोग बढ़ते जाते हैं, बिकॉज अर्बन cities drive the राइट economy राइट of any country, एनी सिविलाइजेशन any रादर। civilization rather। तो वहां पे ये चेंज क्या आपको दिख रहा है? क्या इसका पेस बढ़ेगा, कम होगा? बिकॉज द पेस हैज इंक्रीज्ड इन लास्ट फ्यू इयर्स, लेकिन जो मतलब लिटरली कुछ कुछ देशों में लाइक 90-10 का रेशियो है, छोटे देशों में। बड़े देशों में 20-80 का रेशियो है, विच इज स्टिल अ बिग थिंग। यस लिटरली डेंस पॉपुलेशन पीक्स एट सिटीज और फिर गांव में एकदम स्कैरसिटी है, बंजर पड़ा है। ये इंडिया में आपको लग रहा है कब तक होगा, कैसे होगा, और होने के बाद में क्या सिचुएशन होगी? हाँ ये एक अच्छा सवाल है। देखो हम अगर कह रहे हैं तो ये माइग्रेशन तो हो रहा है भारत में, राइट। लोगों को शहरों में तो आना ही है, और ये कोई बुरी बुरी बात नहीं है। मतलब
हड़प्पन वैली के समय से अगर देखेंगे तो शहरों का ही इतिहास, सिविलाइजेशन का इतिहास होता है, वो होगा ही। मेरी चिंता ये है कि क्या हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। ओके, क्या मतलब हम हम, हैंडल कर सकते हैं? हाँ मतलब हम लोगों ने 100 स्मार्ट सिटीज के बारे में कहा था, नए स्मार्ट सिटीज, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ। एग्जैक्टली नहीं पता ना। अगर इतने लोग आने वाले हैं, आज के जो शहर है, क्या वो शहर इन इतने सारे लोगों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं? और अगर नहीं, तो जो लोग आएंगे वो कहाँ जाएंगे? मतलब आज मुंबई के आसपास एक समय था जब डोंबिवली बहुत छोटी थी, कल्याण बहुत छोटा था। आज कल्याण, डोंबिवली जैसे शहर भी बहुत बढ़ गए। I was shocked. Kalyan Dombivli on its own is the 17th largest city in India. एग्जैक्टली I was shocked जब मैंने देखा कि ये लिटरली एक छोटा सा सबर्ब है, बट उसकी पॉपुलेशन इतनी और बढ़ गई कि दूसरी it's चीज amongst देखो, the top अगर हम 20. ठाणे भी कहेंगे, इतने बड़े ठाणे शहर के लिए, मतलब कलवा और मुमरा के अगर Sections सेक्शंस भी पकड़ेंगे, पर इतना जो बड़ा ठाणे सिटी है, उसके लिए बस एक सबर्बन रेलवे रेलवे स्टेशन है। स्टेशन। डोंबिवली के लिए एक रेलवे स्टेशन है, ठाकुरली छोटा पकड़ेंगे तो। कल्याण के लिए एक रेलवे स्टेशन है। इतने सारे लोग हर रोज कैसे ट्रैवल करने वाले? क्या हम लोगों ने जॉब का भी डिसेंट्रलाइजेशन किया? हमने नहीं किया। इनफैक्ट एक और चीज यहाँ पे मैं ऐड कर रहा था, जस्ट सो दैट कि आपको समझे कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी ऑडियंसेस को। आई एम सॉरी टू नहीं कट नहीं यू ऑफ नहीं, इन मिडल, बट थाने स्टेशन की जैसे आपने बात की, जब ये थोड़ा एक्सीडेंट्स वगैरह और कुछ डेटा आ रहा था, आई गॉट अनदर डेटा कि थाने स्टेशन नंबर ऑफ ट्रेन पासिंग और पॉपुलेशन, मतलब जितने लोग रोजाना आते जाते हैं, एट सम डेज वो सियालदह, हावड़ा, न्यू दिल्ली से ज्यादा है। वो है भी नहीं लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन का स्टेशन। एग्जैक्टली। उधर हार्डली कोई, मतलब घंटे में एक हाथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन रुकती है वहां पे। 5 लाख लोग जा रहे हैं, 1200 ट्रेन के आसपास उस स्टेशन से पास हो रही है। इट्स लिटरली बस वो एक स्टेशन है रूट का। एग्जैक्टली। सो वेयर इज द डिमांड एंड वेयर इज द सप्लाई? और मतलब महाराष्ट्र में भी हम कहें कि मुंबई के आसपास जो डेवलपमेंट हो रही है, मुंबई पुणे, उसके आगे हम क्या कर रहे हैं? अदर सिटीज। अदर सिटीज महाराष्ट्र के लिए इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, राइट? मुंबई के अलावा क्या ऐसी हमने कोस्टल सिटीज और बनाई यहाँ पे? नहीं बनाई। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कैसे होगा? राइट, कोंकण की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं। वहाँ पे खेती भी इतनी कुछ है नहीं जैसे वेस्टर्न महाराष्ट्र में या कुछ। जियोग्राफिकल टेरेन अलाउ नहीं जियोग्राफिकली, करता। जियोग्राफी वैसी है। तो ऐसे ऐसी अगर परिस्थिति है, लोग, हमें पता है कि कुछ भी हो जाए, जैसे देश डेवलप करेगा, लोग आएंगे यार, शहर में आएंगे ही, तुम उनको रोक नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशनली भी नहीं और प्रैक्टिकली भी नहीं। और जब लोग आएंगे यहाँ पे, वो कैसे भी रहेंगे, यहाँ पे झुग्गियाँ बढ़ेगी, स्लम्स बढ़ेगी, एक डिवाइड भी बढ़ेगा शहर में। एक यहाँ पे ना बस एक सॉरी एक यहाँ पे ना बस एक पॉइंट मैं चाहता हूँ कि आप अगले पॉइंट पे बढ़ने के पहले एक्सपांड करें। जो लोग ऑलरेडी शहरों में रह रहे हैं, चाहे वो खुद 10-15 साल पहले क्यों ना शहर में आए हो, दे आर वेरी अगेंस्ट कि यस, लोग शहर में क्यों आ रहे हैं, एग्जैक्टली। भीड़ क्यों बढ़ रही है। बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये होने ही वाला है, तुम रोको ना रोको, और तुम कानून से भी नहीं रोक सकते, तुम पॉलिटिकली भी नहीं रोक एग्जैक्टली। सकते, वो होने वाला है एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग। जब मेरे ये दादाजी मैं यहाँ पे उनको समझाऊं। मुंबई में कभी 1930s या 40s में, तभी यहाँ के लोगों ने वैसी गालियाँ दी होगी कौन बाहर कि से आ कौन रहा है? यार, ये लोग बाहर से आते हैं, इनकी वजह से भीड़ बढ़ी है, देखो आजकल मुंबई लोकल को कितनी भीड़ होती है। मैं आजादी आज तो 2024 में वही बात दोहरा रहा हूँ, राइट? मतलब ये शुरू ही है। क्या हम नए शहर बना रहे हैं? और अगर बना रहे हैं तो एफिशिएंटली बना रहे हैं या नहीं, वो भी हमें देखना होगा। who to blame? यार मतलब Or there is no one to blame? इट्स अ विशियस सर्कल, नो? पॉलिटिशियंस, वोटर की नीड्स कैटर करना। voters elect politicians, then politicians don't work, then voters elect politicians, then they don't work, तो it's a circle। तो इस सर्कल से कैसे बाहर आए, ये चक्रव्यूह है। समटाइम्स आई एम सरप्राइज्ड कि मुंबई लोकल ट्रेन की क्राउडिंग इलेक्शन इशू नहीं बनता। 80 लाख लोग डेली इस्तेमाल कर रहे हैं और वो इलेक्शन इशू यार नहीं लोगों बनता। को ना आदत हो चुकी है, उनको पता है कि यार हाँ, Spirit. ये नहीं, स्पिरिट भी नहीं, कैसे कि ये ऐसे ही है ना, दिस इज नॉर्मल। मतलब हमें पता ही नहीं कि यार अच्छा ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, कि कंफर्टेबली या फिर तुम, वो हाँ। वो टाइम से देख नहीं रहे। मतलब फॉर एग्जांपल द प्लेस वी आर सिटिंग राइट नाउ, एक
12-15 साल पहले यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन अनाउंस हुआ। उसके पहले यहाँ पर एक विलेज था और एक पंपिंग स्टेशन था, एक डैम यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ की पॉपुलेशन में मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, इट वुड बी लिटरली लेस देन 3-4 थाउजेंड पीपल। आज यहाँ से एक 2 स्क्वायर किलोमीटर का सर्कल निकालोगे, द पॉपुलेशन इज एटलीस्ट 1.5 to 2 lakhs। यहाँ से 2 किलोमीटर, चलो 5 किलोमीटर ले लो। अभी ये ऐसे क्लस्टर्स बढ़ेंगे जब, तब मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको। माई क्वेश्चन वॉज बेसिकली लीडिंग टू कि ये चीज होनी है, होने ये वाली है। हर जगह पे होता है। छोटे छोटे इम्पेटस जो है वो मेजर पॉपुलेशन को शिफ्ट एग्जैक्टली। करवाते हैं। एंड अगर नीड पॉपुलेशन डिमांड करेगी ही नहीं तो कैसे। अभी जो बंदा यहाँ पे, जैसे ये न्यूली डेवलप्ड एरिया है, 15 साल पहले की इसकी हिस्ट्री है, उसके पहले राइट। कुछ नहीं था। तो यहाँ पे जो बंदा माइग्रेट होके 10 साल पहले आया ना, उसके लिए डे वन से तो क्राउड इतना ही है, इतना ही एग्जैक्टली। लोकल ट्रेन में भीड़ है। बट फॉर एग्जाम्पल आई एम बॉर्न एंड बॉट अप, मैं जानता हूँ कि एक जमाने यहाँ पे दोपहर को ट्रेन में सीट खाली मिलती थी आराम से, एंड देयर यूज्ड टू रन बसेस जो खाली होती थी वगैरह वगैरह। बट फॉर समवन हु हैज रिसेंटली माइग्रेटेड, उनके लिए तो वो ये न्यू नॉर्मल है। यार सॉरी, हमारे लिए न्यू एक नॉर्मल फनी है। बात मैं कहता हूँ, हाँ हाँ। मतलब मतलब बाकी कुछ भी हो, पर राज ठाकरे हमेशा ये बात कहते हैं कि यार हम अगर आज हिरोशिमा नागासाकी में जाए तो हमें लगेगा नहीं कि यहाँ पे दो एटम न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे बॉम्ब्स थे, हुए थे, हाँ। न्यूक्लियर बॉम्ब हुए थे। और हम महाराष्ट्र के कोई भी शहर में आज जाए तो ऐसे लगता है कि भाई यहाँ तो बॉम्ब बम भी नहीं फटा था, तो फिर भी ऐसी हालत क्यों है। मतलब सीरियसली यार, हम शहरों की हालत देखे हमारे शहर वैसे ही दिखते हैं। यस। कहीं भी कुछ भी बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, गिर रहा है, रास्ते ऐसे, गटर ऐसे। अगर नए शहर बनाने हैं तो क्या हम अभी भी प्लानिंग सोच रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता, कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है वो। मतलब हमारा देश जितना बड़ा है ना, हमको हर शहर के आसपास में 3-4 नए शहरों की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली पूरे देश में मैं हाथ में गिन लूं उतने न्यू प्लांट सिटीज के ऊपर एक्चुअली काम हो रहा है। वो एग्जैक्टली। भी ऐसे रहा है कि 10 साल में वहाँ पे 15-20 बिल्डिंग्स बनी है। और फॉर एग्जाम्पल मुंबई 3.0, ये 10-15, जब नई मुंबई आधा बन गया था तब इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए थी। अरे मतलब नवी मुंबई भी बन गई, वो ठीक है, वो सीबीडी बेलापुर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट था। कितने मुंबई के गए सेंट्रल वहाँ पे बिजनेसेस वहां पे शिफ्ट हुए? नहीं हुए ना। मतलब जो प्लान किया, जिसके लिए हमने शहर बनाया, वो बस अभी रेसिडेंशियल एरिया रह गया। 5-6 गवर्नमेंट ऑफिस वहां और के लोग रेसिडेंशियल एरिया। अभी भी यहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं काम के लिए। तो दैट्स समथिंग आई फाउंड वेरी, क्या कहते हैं उसको, डिसअपॉइंटिंग अबाउट नवी मुंबई व्हेन आई स्टडीड इट। एग्जैक्टली, एंड मेनी पीपल से ना कि वो ऐसा शहर है विच मुंबई हैज अ सोल, नवी मुंबई डजंट हैव अ सोल। लेकिन रहने के लिए अच्छा है। हाँ, इट्स अ सोललेस सिटी, हाँ। कि उसका कोई कैरेक्टर नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे मुंबई का कैरेक्टर है, दिल्ली का एक कैरेक्टर है, कलकत्ता का कैरेक्टर है। बट आई थिंक दिल्ली हैज डन अ गुड जॉब, गुड़गांव नोएडा, यस इन यस इन इन यस। जगहों पे। यार पर यार दिल्ली रहने जैसी है कि नहीं पता नहीं, मतलब कल नो आई वहाँ एम पे। टॉकिंग अबाउट कि वो अपने आप में कंप्लीट सेंटर्स है। हाँ मतलब वो बात है यार, पर तुम साल के 3 महीने तुम हवा नहीं ले सकते, तुम सांस नहीं ले सकते, कैसे जगह है यार? मतलब या बिजनेस है, घर है, ठीक है यार, पर तुम्हें सांस बाहर नहीं निकल पा नहीं रहे हो, बाहर। मतलब फ्रेश हवा के लिए घर मैं के अंदर आ रहे हो। 2000 मैं कहता हूँ, मैं 2016 या 17 में नवंबर में दिल्ली गया था, ओके। और वो स्मॉग मैंने पहली बार, वो जो ऑब्जर्व टीवी किया, पे देखता था, पहली बार मैंने फील किया। हाँ एक्सपीरियंस किया। यार मेट्रो स्टेशन, तुम नीचे जाओ, अंदर भी ऐसे धुआं धुआं धुआं, तुम्हारे आंखों से पानी आता है। मैं मैं वो समझ ही नहीं पाया कि भाई चल क्या रहा है। मैं लाल किले के सामने खड़ा हूँ, वो लाल किला दिख नहीं रहा है, वो गाइड कह रहा है ये देखो दीवाने आम दीवाने खास, भाई किधर है वो? धुआं धुआं धुआं। तो कैसे लोग रहते हैं वहां पे पता नहीं। मतलब दिल्ली की ठंड डू यू अगर। थिंक कि इंडियंस की चीज़ों को, सिचुएशंस, मतलब हम इतने खराब सिचुएशंस से गुजरे हैं फ्रॉम 2-3 जनरेशंस, थोड़ा और पीछे अगर जाए आप पोस्ट इंडिपेंडेंस, कि हमको जो किसी देश के अंदर इमरजेंसी बन सकती है, वो हमारे देश के अंदर इज एन एक्सेप्टेबल थिंग। लाइक हाँ कहते हैं ना मतलब इंडिया में लाइफ की वैल्यू नहीं है, वैसे ये सिचुएशन मतलब बन देयर गई है वाज अ क्या? टाइम जब लंदन स्मॉग एक बहुत बड़ा इशू था और उन्होंने वो हाँ। कंट्रोल किया। फिर या फिर मुझे याद है कि 2008 बीजिंग ओलंपिक के टाइम पे भी वहाँ पे स्मॉग एक बड़ा इशू था। मतलब चाइना में भी वो था। और बहुत लोग कहते हैं कि जो देश ऐसे डेवलपमेंट की एक फेज से जाता है, वहाँ पे स्मॉग ये इशू बन जाता है। हमारे पास कैसा है ना, जब अक्टूबर आता है तब हम स्मॉग के बारे में बहुत बात करते हैं, नवंबर तक बात करते हैं। जैसे दिसंबर जनवरी के बाद वो बाय कम बाय। हो जाता है ना, हम भूल जाते हैं। There is literally no discussion about it after that. And even when there is smog,
हम बस एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है उसको ब्लेम करते रहते हैं। तो या फिर वो फालतू में वो वाटर का लगाते हाँ हैं, मतलब वो स्प्रिंकलर यार, जो कि बिना मतलब की मतलब चीज। वो स्प्रिंकलर से मेरे घर का भी धुआं नहीं जाएगा। तो कहाँ हाईवे का धुआं निकाल रहे हैं ये लोग, पता नहीं, तो सब साला स्कैम है, बट 80 पता लाख नहीं। की कुछ गाड़ी ट्रक आता है हाँ, वो। वो कि उसका टेंडर निकालो, उससे पैसा कमाओ। अच्छा है, इंडिया में चलता रहता है ऐसे ही। आई थिंक संदेश जी, ये कन्वर्सेशन इफ वी sit and like let the conversation continue, इट विल so गो ऑन it एंड will ऑन go एंड ऑन। on and on and on and on. And surely I would like to have another conversation with you जहाँ पर हम ना ये वाली बात पे फोकस करेंगे, cities collapsing basically. राइट। ये वाले बात पे हम वापस कभी तो चर्चा करेंगे, बट टुडे हमें करनी चाहिए क्योंकि हम भारतीय लोग हैं। हम लोगों ने बहुत सारे शहर बनाए थे, हड़प्पा से लेके सब शहर हमने बनाए थे। पर यार आज हमारे शहरों की अगर हालत देखें तो बहुत बुरा लगता है कि दुनिया कहाँ जा रही है, हमारे शहर कैसे यू लग रहे हैं। लिटरली, मतलब मैं, इफ यू गो अब्रॉड एंड सी समथिंग, या फिर इंडिया में तुम मुंबई जैसे शहर में रहते हो और तुम कभी ना किसी टीयर 2 सिटी जो ठीक से बनाया गया है या कोई एक अच्छे प्लान सिटी में थोड़ा घूम के आते हो ना, यू लिटरली फील सॉरी फॉर योर सिचुएशन। एब्सोल्युटली। जब मतलब मैं जब यूएई से आता, यू हैव बीन टू मल्टीपल कंट्रीज, जब आप आते हो ना यू फील सॉरी एंड एंग्री फॉर योर ओन सिचुएशन। जब तुम एयरपोर्ट के बाहर जाते हो और 2 घंटा आपको लग रहा है मेन हाईवे तक पहुंचने के लिए, एग्जैक्टली। दैट्स व्हेन यू फील, और फिर वो एक हफ्ते बाद फील चला जाता है, यू एक्सेप्ट द न्यू नॉर्मल। और ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं पे बस मतलब कहते हैं ना वो थोड़ा थोड़ा जहर लेके यू डेवलप पॉइजन इम्यूनिटी। एग्जैक्टली। तो वो धीरे धीरे नहीं, क्या होता है, ट्रैफिक चलता है, लोकल ट्रेन में चलता है, बस स्टॉप नहीं अच्छे से, चलता हाँ है, ऐसा ही है यार, ऐसा ही हमारे है। देश में ऐसा ही होता है, ये एटीट्यूड बन गया है। और वो जो गैप बनते जा रहा है ना, व्हाट वी, मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ समय पहले, दिस इज काइंड ऑफ अनरिलेटेड, लेकिन कहाँ पे हमारी सिचुएशन स्टैग्नेंट, बेसिकली स्टैग्नेंट रहना लोग समझते हैं स्टेटस को है, लेकिन बेसिकली स्टैग्नेंट रहना इज कमिंग डाउन, क्योंकि बाकी तो एग्जैक्टली। दुनिया ऊपर जा रही है और हमारी नीड्स भी तो बढ़ रही है। राजधानी एक्सप्रेस जब लॉन्च हुई थी तब उसका 130 का टॉप स्पीड था, अभी भी हम। आज 110 पे उसका एवरेज एग्जैक्टली। स्पीड है। एंड दैट्स फनी, नरीमन पॉइंट जैसे सीबीडी हम डेवलप कर चुके हैं, बट उतना छोटा पॉकेट जो है वो शहर को सफाइज नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। बीकेसी हमने बना लिया, यार क्या है बीकेसी, वो, बीकेसी मतलब आई कैन रैंट अबाउट इट इनफाइनाइटली। यू कांट वॉक देयर, यू नो यू पब्लिक कांट ट्रांसपोर्ट। रीच देयर कंफर्टेबली। मतलब तुम यार बांद्रा ईस्ट में बाहर आओ तो तुम्हें पता है क्या सिचुएशन है। तुम कुर्ला उतरोगे, वो मतलब वहां के जो रिक्शा वाले हैं, मुझे तो लगता है मुंबई के वर्स्ट रिक्शा वाले। वर्स्ट वर्स्ट, मतलब मैं देर 5 इज बार नो रिक्शा में बैठा हूँ, कंपटीशन। 2 बार रिक्शा किसी को ठोक चुकी है वहां पे। एग्जैक्टली। मतलब देर इज नो कंपटीशन टू दोज रिक्शा वाला, और दैट इज लाइक आवर कोर इकोनॉमिक हब। और लोग कैसे प्राउडली पहुंचेंगे कैसे यार वहां बताते पे। हैं, लोग प्राउडली कैसे बताते हैं ब्रो, जब तुम जाते हो ना वहां से तो ऐसा लगता है यू आर इन अ डिफरेंट कंट्री। यस। भाई वो डिफरेंट कंट्री पूरे शहर में फील होना चाहिए था। हमारे हमें हमारे देश वी में आर इतना हैप्पी विद द विश्वास ही नहीं है पॉकेट्स। कि हम बहुत अच्छा हाईवे देखते हैं, बहुत अच्छा एयरपोर्ट देखते हैं, या फिर वो बीकेसी देखते हैं तो अरे ये तो इंडिया जैसा लग नहीं रहा है। मतलब हमारी इमेज इंडिया की ऐसी कि भाई सब जगह हाँ, पे और हम बुराई होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे एक साइबर सिटी का फोटो दिखा देंगे, ये हाँ। साइबराबाद का फोटो दिखा देंगे, बीकेसी का दिखा देंगे, ओ वी आर आल्सो नाउ यस। कंपीटिंग। यस। वहां पे टीयर 2 सिटी में जाके रैंडमली फोटो खींचोगे कहीं, आई एम टॉकिंग, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूएस की हर चीज को कॉपी करो, हमारी नीड्स बहुत अलग है, या एग्जैक्टली। यूरोप की कॉपी करो, बहुत नीड्स अलग है, बट जब तक तुम सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते और जिनके पास पावर है उनके सामने वो चीजें एक लाउड वॉइस में डिमांड नहीं करते, और कभी कभी अगर तुम प्रॉब्लम का हिस्सा हो और तुम नहीं सुधरते, एग्जैक्टली। तब तक यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द सोसाइटी टू चेंज। तुम Absolutely. सिग्नल में डबल लाइन के 4 फीट आगे रुके ये नहीं बोल सकते कि ट्रैफिक कितना खराब है। एब्सोल्युटली। दैट्स, तुम सड़क पे फुटपाथ होने के बावजूद नीचे चल के ये नहीं बोल सकते एनक्रोचमेंट का इशू है। एग्जैक्टली। सो आई थिंक वही हो गया, वापस की रैंट Yes. चलते जा रहा है। सो विल एंड ओवर हियर। फीडबैक जो है वो कमेंट्स में जरूर देना, संदेश के जो सोशल्स है दैट वुड बी इन आवर डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स, तो वो आप जरूर जाके फॉलो हिम, सी हिज ओपिनियन, डोंट सी ट्रोल हिज मी वर्क, प्लीज। डोंट ट्रोल हिम, ठीक है। एंड वी विल एंड ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, और जल्द ही एक और ऐसे ही फ्रूटफुल कॉन्वर्जेशन के साथ में हम मिलेंगे एवरी वीक संडे 7 PM को जो है पॉडकास्ट का हमने शेड्यूल रखा है। और ऑब्वियसली अगेन वंस अगेन बिकॉज वी आर अ न्यू पॉडकास्ट, फीडबैक जो है ना वो कमेंट्स में जरूर देना, बिकॉज दैट्स वही हमें हेल्प करेगा इम्प्रूव करने में। थैंक यू सो मच, बाय।